किसी व्यक्ति की सिंह लग्न की पत्रिका है, तो सिंह लग्न की पत्रिका में आप ये देखिए पहले घर में कौन सी राशि रहेगी, सिंह राशि रहेगी, अर्थात हमारे जन्म के पर्यंत राशियां भी स्थिर हो जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि चलायमान मात्र क्या है, चलायमान मात्र ग्रह है। चलायमान मात्र क्या है, मात्र ग्रह ही है जो कंटिन्यू पूर्णरूपेण चलायमान है, अर्थात जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थिति में रहते हैं वो भी स्थिर ही रहते हैं। लेकिन आगे हम आप सभी को एक बताएंगे, एक नया घटक है फलादेश करने के लिए बहुत ही उपयोगी घटक है, ठीक है, जिसे हम लोग गोचर के रूप में जानते हैं। ठीक है, गोचर का तात्पर्य क्या होता है कि गोचर का तात्पर्य यह है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय तो सारे ग्रह वही थे, परंतु आप ये देखिए कि उसके बाद भी तो सारे ग्रह कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे थे, सारे ग्रह चल रहे थे, तो उसे ही हम लोग गोचर की संज्ञा देते हैं, गोचर का नाम देते हैं। तो इसलिए आप ये देखिए ग्रहों के बारे में इसलिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 12 भावों की चर्चा की कि भाई नाक कहाँ से देखेंगे, चेहरा कहाँ से देखेंगे, हमारे जीवन की सारी विधाएं कहाँ से देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए कि ग्रहों से भी हर एक विषय की चर्चा करें कि किस तरह से क्या चीजें देखी जाती है। अगर किसी के बाल आप ये देखिए, जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा घुंघराले रहते हैं, किसी के बाल आप ये देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट रहते हैं, पतले रहते हैं, किसी के बाल मोटे रहते हैं, किसी के बाल ही नहीं रहते, सही है कि नहीं? तो इस प्रकार की भी सारी चर्चा मतलब हम लोग ग्रहों से क्या कैसी चीजें देखी जाएंगी, सब हर प्रकार से हम लोग ग्रहों से पूछ, ठीक है। चलिए अब सर्वप्रथम आप लोग के पिछले कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न बताएं, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी किरण जी बोले, फिर संजय जी बोलिएगा किरण जी के बाद। बोले बोले किरण है कि हम ये कैसे देखेंगे किस भाव से कि मेरा बच्चा किस लाइन पे जाएगा, ये हम किस भाव से? जी किरण, जैसे पिछली कक्षा में भी आपका शायद से प्रश्न था, संतान से संबंधित हम लोग का कोई भी जो है प्रश्न वो कहाँ से देखेंगे, हम लोग पंचम भाव से। देखिए पांचवा घर जो होता है वो हमारे पूर्ण संतान का होता है। जैसे आप ये भी देखिए कि संतान में भी कई लोग का यदि हम लोग का पंचम भाव अच्छा है तो वो संतान आप ये देखिए हर प्रकार से हमें सुख देने वाली संतान होगी। वो संतान जब होगी तो उस संतान से आप ये देखिए आते ही हमारे घर परिवार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसका तात्पर्य हमारा पंचम भाव अच्छा है। जैसे कई पुरुष एवं स्त्री बोलते हैं गुरु जी हमारी जब से गुड़िया हुई है, बेटी हुई है, तब से आप ये देखिए हमारे घर में लक्ष्मी एकदम वृद्धि होने लगी, होता है कि नहीं? तो इस प्रकार की स्थिति आप ये देखिए पंचम भाव से देखेंगे। अभी हम 2 दिन पहले ही एक न्यूज सुनने में आई, मतलब दूर के उनके रिश्तेदार परिवार के भी बोलिए, अब आप ये देखिए उनकी संतान हुई, पुत्र हुआ और पुत्र होने के कुछ घंटे बाद ही माता का निधन, मतलब पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद ही माता का निधन हो गया। अब इस स्थिति में क्या है, आप ये देखिए इस स्थिति में जो माता की कुंडली का पंचम भाव होगा, जो माँ की पत्रिका होगी, कोई ना कोई तो माँ की पत्रिका होगी, तो आप ये देखिए माता की कुंडली में जो पंचम भाव होगा वो पंचम भाव कितने खराब ग्रह, कितने प्रतिकूल ग्रह बैठे होंगे कि आप ये देखिए उनकी संतान हुई और संतान होने के बाद ही माता की, सही है कि नहीं? तो इसी प्रकार जैसे आपने पूछा कि संतान किस लाइन में जाएगा, तो आप ये देखिए विशेष रूप से संतान का सुख हो, संतान का दुख हो, हमारी संतान कैसी है, ठीक है, हमें प्रारब्ध, क्योंकि पंचम भाव हमें नहीं भूलना हमारे प्रारब्ध का भी है। जैसे हमारा प्रारब्ध रहेगा वैसे ही हमें संतान होगी। अगर हमें, जैसे हमने बोला भी था, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी है, पंचम भाव हमारे संतान का भी है, पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का भी है। तो आप ये देखिए कि अगर पंचम भाव अच्छा है तो हमारा प्रारब्ध भी अच्छा रहेगा और उसी प्रारब्ध से हमें संतान भी उत्तम प्राप्त होगी, जो कि संतान हमारे कुल को बढ़ाने वाली होगी और सुख देने वाली होगी, और इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी। ये चीज है। अब आप ये देखिए जब पंचम भाव में बहुत प्रतिकूल ग्रह बैठेंगे, पापी ग्रह बैठ जाएंगे, वहां के स्वामी की स्थिति कमजोर होगी। पंचम भाव का स्वामी मान के चले मृत्यु भाव में बैठ गया, 12वें भाव में बैठ गया, 12वां भाव किस चीज का होता है, व्यय का होता है। अगर इस प्रकार 5वें घर का स्वामी अगर इस प्रकार से बैठ जाए, आज हम लोग एक कुंडली भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आप लोगों की स्मृति में बनी रहे, उसके पश्चात हम लोग अपने ग्रह पर चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर 5वें घर का स्वामी खराब है, पीड़ित है, प्रतिकूल है, 5वें घर में पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी संतान होती है वो बहुत पीड़ा देने वाली होती है, कष्ट देने वाली। उसके पश्चात संतान की कुंडली से ये हम लोग एकदम स्पेशल और पूर्ण रूप में क्लियर कर सकते हैं कि वही एक्यूरेट संतान किस दिशा में जाए, ठीक है। चलिए संजय कुमार जी का प्रश्न है, संजय कुमार जी प्रश्न बताएं। जी प्रणाम जी, बोले। जो नक्षत्र के स्वामी जैसे अश्विनी नक्षत्र है, केतु है, लेकिन एक एक जगह अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी कुमार भी है, तो यहाँ क्या डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसके बारे में आपको क्लियर है। तो हम लोग इसीलिए नक्षत्र की हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो आप सभी याद करिए हमने 2 विषय बताए थे,
कि हर एक नक्षत्र के एक स्वामी होते हैं। स्वामी मीन्स मालिक। स्वामी मीन्स क्या हो गया, मालिक होते हैं। ठीक है, कि जो आप ये देखिए कि मालिक के अनुसार उस नक्षत्र को चलना पड़ेगा, उनका कुंडली में फल देना पड़ेगा। एक चीज वो होती है स्वामी। दूसरी चीज होती है नक्षत्रों के देवता। देवता अर्थात पूज्य। तो आप ये जो बोल रहे हैं ये नक्षत्रों के देवता हैं। जब भी हम लोग कोई कर्मकांड इत्यादि में आप ये देखिए किसी नक्षत्र की शांति करते हैं, है ना, किसी नक्षत्र की पूजा करते हैं, जैसे अश्विनी आप ये देखिए, हम सबको पता है मूल के अंतर्गत भी आता है अश्विनी, जो मूल नक्षत्र होते हैं जिसको हम लोग सतैसा बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, मूल में बुध के 3 नक्षत्र आते हैं एवं केतु के 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी, मघा, मूल, है ना, और आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनके अलग अलग चरणों का अलग अलग फल है। तो आप ये देखिए, जब भी हम लोग इनका नक्षत्र शांति करते हैं या किसी अन्य नक्षत्र की शांति करते हैं, तब हमें इनके देवताओं का पूजन करना है। अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा। ये इसी प्रकार से आप ये देखिए क्या है, ये सभी नक्षत्रों के देवता हैं। तो देवता का प्रयोग हमें पूजन में करना है, फलादेश में नहीं। और जब हम लोग कुंडली का फलादेश करेंगे, तब हमें उनके स्वामी की स्थिति देखनी है कि अगर कोई ग्रह आपका अश्विनी नक्षत्र में है या केतु के नक्षत्र में है, तो अब वो किस प्रकार से क्या फल होगा, क्या होगा, वो फिर हमें नक्षत्र के हिसाब से फलादेश करना है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए और किसी का प्रश्न है? हम लोग कुंडली ओपन कर रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है। बोले प्रश्न बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे धर्म, अर्थ, काम, त्रिकोण, आपने 4 त्रिकोण बताए, उसी की तरह से आपने बताया कि मेष राशि अग्नि तत्व की है, वृष राशि पृथ्वी तत्व की है। जी जी। तो क्या जब ये कुंडली में तो ये भाव 1 नंबर कभी किसी भी स्थान पर आ सकता है, तो क्या मेष राशि जहाँ से शुरू हो रही है उसी को हम क्या धर्म का केंद्र माने कुंडली में? ना जैसे नहीं, जैसे आप ये देखिए, हम लोगों ने जो चर्चा किया था, तो जो भी विषय था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आप ये देखिए उस समय कौन सा विषय चल रहा था, भावगत विषय चल रहा था, भाव का विषय चल रहा था। तो जो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये पूर्ण रूप में उन भावों के विषय में है। उस भाव में कोई भी राशि बैठे, जैसे प्रथम भाव हो गया, पहला जो है, अब पहला और 5वां और 1, 5, 9 जो त्रिकोण भाव है, ठीक है, ये पूर्ण रूप में धर्म के भाव है। यहाँ कोई भी राशि बैठे, एक तो ये हो गया पूर्ण, ठीक है, क्लियर हो गया कि धर्म भाव में कोई भी राशि बैठे 1, 5, 9 में भाव में, वो धर्म भाव ही कहलाएंगे, वो भाव का नाम, वो राशियों का नाम नहीं। पहली चीज। दूसरा विषय है जो आपका कहने का कि कहीं भी आप ये देखिए, जैसे मेष राशि 1, 5, 9 अग्नि तत्व हो गए। अब 1, 5, 9 ये कहीं भी बैठ सकते हैं। ये धर्म त्रिकोण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में राशियां कहीं भी हो सकती है। तो जहां भी होगी उस भाव से संबंधित वो अग्नि तत्व कहलाएगा। अर्थात कोई भी ग्रह यदि अग्नि तत्व में बैठा है तो वो उसी के अनुसार उनको फल देना होगा। जैसे किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी कौन हो, मान के चलिए कोई भी ग्रह है, ठीक है, वो अग्नि तत्व में बैठ गया, उसका चंद्रमा वो भी अग्नि तत्व में बैठ गया। अब वो जातक कैसा होगा, अग्नि तत्व वाला होगा। हमेशा क्रोध करना, थोड़ा सा एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना, सबकी मदद करना, हेल्पिंग नेचर इत्यादि, जो अग्नि तत्व का फल, जो अग्नि तत्व के गुण। ठीक है, तो इसी प्रकार अग्नि तत्व का पूर्ण रूप वो होगा। चलिए अब हम लोग एक कुंडली कर लेते हैं, उसके पश्चात मेरे को ये समझ में आया कि जी धर्म, अर्थ, काम, त्रिकोण, ये चारों त्रिकोण तो बदलेंगे नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही बदलेंगे। और जो अग्नि तत्व आपने 4 तरह के वो बनाए, वो राशियों के हिसाब से बदल जाएंगे। जी बिल्कुल, वो राशियों के हिसाब से बदल जाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व जिस प्रकार की राशि जहाँ जो बैठेगा उसी प्रकार से फल पूरा होगा। तो वो राशियों के हिसाब से बदल जाएंगे, लेकिन भाव कभी भी नहीं बदलेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे जो मोक्ष त्रिकोण भाव हैं, अब हम सबको पता है कि मोक्ष त्रिकोण कौन से हैं। आप ये देखिए मोक्ष त्रिकोण है अर्थात 4, 8, 12, ये हम सबको पता है। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है, तो सदैव मोक्ष त्रिकोण ही रहेंगे। और आप ये देखिए, ऐसे भी आप समझिए कि 4, 8, 12 से एक्चुअल में देखा क्या जाता है, 8 और 12 अष्टम और द्वादश भाव कैसे पूर्ण रूप में हर चीज की विरक्ति वाले भाव। जब हमारे जीवन में आप ये देखिए अष्टम भाव का समय आता है, अर्थात किसी व्यक्ति की यदि अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है या अष्टम भाव के स्वामी का कुछ चल रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति में आप ये देखिए क्या होता है कि हम जीवन में हर चीज से विरक्त हो जाते हैं। हमें पत्नी अच्छी लगती है, पत्नी से दूर हो गए, धन अच्छा लगता है, धन से दूर हो गए, परिवार अच्छा लगता है, परिवार से दूर हो गए। तो हर प्रकार की चीजों से हम दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें मोक्ष भाव कहा जाता है। चलिए अब हम लोग एक कुंडली पर चर्चा कर ले, उसके पश्चात हम अपने विषय पर चलेंगे।
सभी जातकों को यह एक पत्रिका दिख रही होगी। चलिए ठीक है, अब आप ये देखिए, चलिए इसमें दूसरी पत्रिका ओपन कर लेते हैं। चलिए यह पत्रिका आप सभी को पूर्ण रूप में दिख रही होगी। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं कि इसमें फलित कैसे करना है। जितना आप लोगों ने सीखा है हम लोग उतने पर ही रहेंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। बाकी सभी जातकों से भी अनुरोध है, यदि कोई व्यक्ति आगे का भी जानता है तो हमें आगे की चर्चा नहीं करनी है, ताकि जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको दिक्कत ना हो। यह मकर लग्न की पत्रिका है एवं पुरुष की पत्रिका है। अब मकर लग्न की पत्रिका है, इसमें आप ये देखिए इस जातक की राशि कौन सी है, चंद्रमा हम लोग देखेंगे। चंद्रमा जिस राशि पर बैठेंगे वही जातक की राशि होगी। तो इस जातक की पत्रिका में आप ये देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, वृश्चिक राशि। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, वृश्चिक राशि में आप ये देखिए। अब इस जातक की राशि कौन सी हो गई, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो गए। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा, हम आपसे यदि पूछें तो चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं। चंद्रमा किसके घर में बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। उसके साथ साथ आप ये देखिए चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। तो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं। अब अगर इसके बाद हम पूछें कि चंद्रमा कितने अंश के हैं, तो आप ये देखिए आप ग्रह स्थिति में आएंगे और चंद्रमा देखिए कहाँ है, चंद्रमा 26 अंश के हैं। 26 अंश के चंद्रमा है। अब वृश्चिक राशि में आप ये देखिए कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, गुरु का नक्षत्र होता है, फिर शनि का और फिर बुध का। ठीक है, गुरु का नक्षत्र आप ये देखिए कहाँ तक रहेगा, 3 अंश 20 कला तक। उसके पश्चात शनि के नक्षत्र कहाँ तक रहेंगे, 16 अंश 40 कला तक। उसके पश्चात फिर 30 अंश तक बुध के नक्षत्र रहेंगे। तो आप ये देखिए चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन होंगे, बुध होंगे। ये चीज है। अब आप ये देखिए, यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि गुरुजी आप ये बताइए कि जातक का प्रश्न है कि मैं क्या विदेश में सेटल होऊंगा। इनका ये प्रश्न है कि गुरुजी क्या मैं विदेश में सेटल होऊंगा, क्या मेरा देश विदेश में कहाँ रहने का योग है। अब सबसे पहले हम विदेश में जातक सेटल होने का पूछता है, ऐसा नहीं कि विदेश जाने का पूछा है। यदि जब कोई भी व्यक्ति विदेश जाने का पूछेगा कि गुरुजी मुझे विदेश जाना है, फॉरेन जाना है, ट्रेवल है या नहीं है, तो हम नवम भाव से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, नवम भाव से देखेंगे पूर्ण रूप में। ठीक है, अब आप ये देखिए इसके साथ साथ, और यदि अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी हमें पूर्ण रूप में विदेश में सेटल ही होना है, तो हम लोग नवम भाव देखेंगे और उसके साथ साथ 12वां घर भी देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति कंटिन्यू अपने जन्म स्थान से दूर हो जाता है। और मतलब विदेश में आप ये देखिए हमेशा वो होने के लिए, मतलब पूर्ण रूप में आप ये देखिए सेटलमेंट के लिए हमेशा व्यक्ति अर्थात पूर्ण रूप में अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, 9 और 12 भी देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि नवम भाव का स्वामी कौन है, देखिए बुध है। बुध कहाँ बैठा है, अपने घर में बैठा है। अब बुध किसके साथ है, तो बुध आप ये देखिए कि सूर्य और मंगल के साथ है। ठीक है, अब सूर्य और मंगल क्या है, तो आप ये देखिए सूर्य कहाँ के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, मृत्यु भाव के स्वामी। बहुत ध्यान से समझिएगा, सूर्य मृत्यु भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। और इसी के साथ साथ मंगल कहाँ के स्वामी है, लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के, अर्थात दोनों मोक्ष भाव के स्वामी आप ये देखिए। और अग्नि तत्व के स्वामी कहाँ बैठे हैं, हमारे भाग्य भाव में बैठे हैं। अब सूर्य क्या है, मृत्यु भाव का स्वामी, तो ये क्या कराएगा, ये आप ये देखिए सबसे पहले मतलब या तो पिता से संबंध विच्छेद कराएगा, पिता से, क्योंकि मृत्यु भाव का स्वामी आप ये देखिए नवम में बैठ गया, और नवम भाव किस चीज का होता है, पिता का भी होता है। तो जब मृत्यु भाव का स्वामी पिता भाव में बैठेगा, तो या तो पिता से पुत्र के संबंधों में विच्छेद कराएंगे, अलगाव कराएंगे कुछ समय के लिए, या तो दूर दूर करा देंगे। ये चीज है। अब आप इसके साथ साथ मंगल दोनों मोक्ष भाव के स्वामी यहाँ भाग्य भाव इत्यादि में भी बैठे हैं। और अब आप देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो मंगल है वो किसके साथ बैठा है, वो मृत्यु अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा है, भाग्य भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो यहाँ सूर्य मंगल का प्रभाव इत्यादि जो बैठने से, नवम भाव में बैठने से जातक की यात्राएं कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार हमें देखना है। अभी ग्रह इत्यादि का आगे बताएंगे, आप लोग ग्रह में ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बस हमें ये भाव देखना, ये ग्रह देखना, किस राशि में किसके घर में बैठे हैं, बुध के घर में बैठे हैं, तो बुध की भी स्थिति देखनी, बुध भी वही बैठे हैं। अब जैसे धन का स्वामी, अब अगर आप मान के चलिए कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता कि गुरुजी हमारे धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन भाव का स्वामी कौन है, आप ये देखिए धन भाव का स्वामी जो है वो शनि देवता है। ठीक है, अब धन भाव का स्वामी आप ये देखिए शनि। अब शनि कहाँ बैठे हैं, तो शनि छठे भाव में बैठ गए। शनि किसके घर में है, बुध के घर में। ठीक है,
और ये कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि कौन से तत्व की होती है? वायु तत्व की होती है। अब आप ये देखिए छठा भाव किस चीज का होता है? छठा भाव पूर्ण रूप में रोग, व्याधि, परेशानी, रुकावट, अड़चने, ये सब चीजों का होता है। इसका तात्पर्य हम क्या बोलेंगे कि भाई धन भाव का जो स्वामी है आपका ठीक नहीं है, आपको धन का लेन देन, पहले हमने आपको बताया था जिन लोगों की कुंडली में धन भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है उन लोगों को धन का लेन देन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अपने किसी परिवार वाले को भी धन दे रहे हैं तो या तो चेक लीजिए या तो एग्रीमेंट कराइए कि भाई इतना पैसा दिया है। अब उसके बाद आप धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा आगे देखिए, धन भाव में गुरु बैठ गए। अब हमें ये देखना है कि गुरु कहाँ के स्वामी है, तो गुरु 12वें घर व्यय भाव के स्वामी है। अब आप ये देखिए कि जब व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो क्या करेगा? धन का वो व्यय भी तो कराएगा, अर्थात जो आपकी सेविंग है, क्योंकि धन भाव क्या है? सेविंग वाला घर है। तो जो आपकी सेविंग है, जो आपने जमा पूंजी की है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि जीवन में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो भी जमा पूंजी रहती है वो 2 से 3 बार नष्ट हो जाती है। आप 100% बोलिए और ऐसा 100% होगा। क्यों? क्योंकि एक तो धन भाव का स्वामी कहाँ बैठ गए? शनि षष्ठ में। अब षष्ठ में बैठ गए तो आप ऐसा जगह कहीं पैसा दे देंगे या ऐसा जगह पैसा कहीं लगा देंगे या ऐसा कुछ उसका प्रयोग कर देंगे कि वो धन क्या हो जाएगा? वो धन फंस जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, षष्ठ भाव हमने आप सबको क्या बताया था? षष्ठ भाव हमने आप सभी को ये बताया था कि षष्ठ भाव पूर्ण रूप में घटना वाला भाव नहीं, मृत्यु वाला भाव नहीं है। तो छठे भाव में क्या होगा कि जैसे ही आपने धन दिया, अब वो व्यक्ति आपने मान के चले मना भी नहीं कर रहा कि मैं नहीं दूंगा और दे भी नहीं रहा। अब ऐसा करते करते आप देखिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। अब उन 4 सालों में टेंशन के मारे आप देखिए आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो मना भी नहीं कर रहा है कि गुरुजी मैं मना भी नहीं कर रहा कि भाई मैं जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर सामने वाला बोलते हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, फिर व्यक्ति कोर्ट केस कचहरी करे। और षष्ठ भाव क्या होता है? कोर्ट केस की शुरुआत। हमने आप सभी को बताया था कि भाई कोर्ट केस की, विवाद की कोई भी प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? शुरुआत कहाँ से होती है? षष्ठ भाव से। छठा घर है कि जहां से हम लोग का कोई भी विवाद प्रारंभ होगा। अब अगर व्यक्ति पैसे नहीं देगा तो विवाद प्रारंभ होगा। और आप ये देखिए ऐसी स्थिति में षष्ठ भाव क्या है? फंसाने वाला भाव। पहला ये। अब दूसरी चीज नुकसान वाला कि 12वें घर का स्वामी जो कि व्यय भाव का स्वामी है, आप ये देखिए जो कि व्यय भाव का स्वामी है वो कहाँ बैठ गया? वो धन में बैठ गया। और धन का आप लोग भी पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर एवं स्थिर कारक के विषय में भी हमने चर्चा की थी कि धन भाव का स्थिर कारक कौन है? बृहस्पति। पंचम भाव का स्थिर कारक कौन है? बृहस्पति। ठीक है, तो स्थिर कारक का तात्पर्य क्या होता है कि गुरु अर्थात हमारे धन की स्थिरता को दर्शाएगा कि गुरु से हम देखेंगे कि हम कितना सेविंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज है। तो आप ये देखिए गुरु भी 12वें भाव का स्वामी होकर धन भाव बैठा है। ऐसी स्थिति में आप 100% बोलिए कि भाई आप किसी को भी धन का लेन देन मत करिए। अगर करने की जरूरत भी पड़ी तो पूरा एकदम पेपर वर्क करके ही करिएगा, चेक भी लीजिएगा, एग्रीमेंट भी कराइएगा, तभी उस व्यक्ति को धन दीजिएगा ताकि आगे आपको पैसा आपका मिल सके। अब एक जातक ने आप ये देखिए बिना चेक के, ग्रह होते हैं बुद्धि, बिना चेक के आप ये देखिए और बिना मतलब उस चीज के इन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दे दिए थे। अब 4 करोड़ रुपए आप ये देखिए एक व्यक्ति को इन्होंने दे दिए थे और अब उसी व्यक्ति में फंसे हुए हैं ये, क्योंकि इनके पास कुछ लिखा पड़ी भी नहीं है, ना चेक है ना कुछ एग्रीमेंट है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा था तो 2 नंबर के पैसे में आप ज्यादा कुछ करा भी नहीं सकते हैं। इन्होंने पैसा दे दिया, अब फंसे पड़े और 2-3 साल से उसी में या कितने सालों से उसी में उलझे हुए हैं और कई बार इनके धन का भी नष्ट इत्यादि हुआ। क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी आप ये देखिए षष्ठ भाव में चला गया। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें पूर्ण रूप में देखनी है कि कौन सा ग्रह, अभी ग्रहों के बारे में तो हम लोग की चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, ये हम भाव का बता रहे हैं। दशा भी देख लीजिए जातक की दशा कौन सी चल रही है। अब यदि ये पूछे कि गुरुजी मेरा धन सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, सब चीजें, तो आप ये देखिए सूर्य की दशा कब से कब तक थी? सन 2006 से 2012 तक। तो अष्टम ये सूर्य क्या है? सूर्य को जल्दी देखते हैं और फिर 2012 से 22 चंद्रमा है। अब आप ये देखिए कि सूर्य क्या है? सूर्य मृत्यु भाव का स्वामी है, तो ये कोई नुकसान देगा क्योंकि सूर्य मृत्यु भाव का स्वामी, गलत घर का स्वामी है। ठीक है, ये चीज है।
इसके बाद आप ये देखिए चंद्रमा की दशा। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? चंद्रमा 7वें घर का स्वामी है। चंद्रमा केंद्र का स्वामी है, ठीक है, लेकिन केंद्र के साथ साथ चंद्रमा मारक भाव का भी स्वामी है, ठीक है। तो चंद्रमा आप ये देखिए कहा लाभ भाव में बैठा है। अब लेकिन लाभ भाव में चंद्रमा बैठा है, लेकिन किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। किसके साथ? राहु के साथ। तो आप ये देखिए चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, तो चंद्रमा सबसे पहले ऐसी स्थिति में लाभ देता है, क्योंकि ये चंद्रमा की दशा चल रही है और सप्तम भाव का स्वामी आप ये देखिए लाभ में बैठा है। तो चंद्रमा जब भी आएगा ये लाभ देगा, ठीक है, धन से लाभ देगा, महिलाओं से लाभ देगा, मान सम्मान में लाभ देगा, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट नेटवर्क बनाएगा। और जैसे ही व्यक्ति लालच में फंसेगा, आपको याद है कि हम लोग जब अशुभ भावों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने एकादश भाव को अशुभ भावों में रखा था, 11वें घर को किस भाव में रखा था? अशुभ भाव में। क्यों? क्योंकि 11वां भाव आप ये देखिए हमारे अंदर के लालच को बढ़ा देता है, स्वार्थ को बढ़ा देता है। अब ये ऐसी स्थिति में बनता है। ये देखिए चंद्रमा बैठा है, अब आप पे चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा किसके साथ? राहु के साथ बैठा, सब चीजें है ना। आप लोगों ने आम जनरल भाषा में सुना भी होगा कि भाई चंद्रमा राहु एक साथ बैठकर ग्रहण भी लगाते हैं, ग्रहण योग भी बनाते हैं। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति बैठ गया। अब आप ये देखिए वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि आप लोग बताइए कौन सा तत्व है वृश्चिक राशि? अब आप ये देखिए कि वृश्चिक राशि जल तत्व है। तो हम सबको पता है कि चंद्रमा भी क्या होता है? जल तत्व। अब इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के पास खूब पहले पैसा आएगा, 2 नंबर का पैसा आएगा, इधर उधर से पैसा आएगा, और व्यक्ति लालच के चक्कर में आप ये देखिए पैसों को बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति सब कुछ अपना लगा देगा और फिर उस व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाएगा या वो लालच में फंस जाएगा। उसका पूरा पैसा क्या हो रहेगा? फंसा रहेगा, डूबा रहेगा। तो ये चंद्रमा की दशा का हम बता रहे। तो ऐसे हमें हर एक दशाओं का, हर एक ग्रह का, क्योंकि आप ये देखिए अभी आप लोगों ने मात्र भाव के बारे में जाना है, 12 घरों के बारे में जाना है। तो आप लोग इतना सब चीजें जान रहे। जैसे हम लोग पूरे ग्रहों की भी चर्चा कर लेंगे तो हर एक चीज हम लोग फोन डिपेंड क्या कर लेंगे, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आए, आपको वो भाव देखना, सबसे पहले उस भाव का स्वामी देखना है कि उस भाव का स्वामी कहाँ गया है, किस राशि में बैठा है, किस तत्व में बैठा है। उसके बाद उस घर में जाना है कि उस घर में कौन सा ग्रह है। जैसे आप लोग किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले मकान मालिक से ना मिलते हैं, भाई जो घर का स्वामी है। यदि हम आपके घर में आएंगे, जैसे अब नीलेश जी हमको दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चले हम नीलेश जी के घर में जाएंगे तो भाई पहले जो इनके घर के मालिक होंगे, पहले उनकी अनुमति होगी तभी हम जा पाएंगे। फिर इनके घर में यदि कोई बैठा है, कोई किराएदार है, कोई, तब उनसे मिल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गृह स्वामी, इसी प्रकार सबसे पहले घर के स्वामी की स्थिति देखनी है। उसके बाद फिर घर में कौन ग्रह बैठा है उसकी स्थिति देखनी है, ठीक है। अब एक चीज और, जितने पीड़ित ग्रह रहेंगे, बहुत ध्यान सुनने का बहुत अच्छा सूत्र है, कृष्णा पांडे जी, सोहित भारद्वाजी वीडियो ऑन करें। जितने आप ये देखिए ग्रह रहेंगे उतनी ही बार घटना घटेगी। जैसे आप ये देखिए यहाँ सबसे पहले धन भाव का स्वामी कहाँ था? 6ठे भाव में, ठीक है। धन भाव का स्वामी आपके देखे सामने कहाँ है? 6ठे भाव में, ये 1 हो गया। दूसरा धन भाव का स्वामी आप ये देखिए धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? गुरु, जो कि 12वें घर का स्वामी बुरे भाव का हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर मान के चलिए कि अष्टम भाव का स्वामी जो है, मृत्यु भाव का स्वामी भी मान के चलिए अगर धन भाव में बैठ जाता तो 3 हो जाता, 3 ग्रह हो जाते। तो ऐसे जितने ग्रह का प्रभाव, आप समझ रहे हैं, जितने ग्रह का प्रभाव उस भाव पर होगा उतनी ही बार वो घटना घटेगी। जैसे यहाँ एक्यूरेट 2 बार है कि भाई लग्न का, सॉरी, धन भाव का स्वामी 6ठ में बैठ गया, एक ये हो गया। दूसरा धन भाव में गुरु बैठ गए जो कि 12वें व्यय के स्वामी है, ठीक है। तो आप ये देखिए 2 बार जब ऐसा हुआ तो 2 बार तो जातक का धन जीवन में फंसेगा ही फंसेगा और बढ़ेगा। तो आप कैसे बोलेंगे कि 2 से 3 बार ये चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसे, हम लोग आगे कोई भी विषय हो, ऐसे करियर का भी विषय हो, ऐसे संतान का भी विषय हो, ऐसे शादी का भी विषय हो, ऐसे प्रेम संबंधों का भी विषय हो, ऐसे यात्रा का विषय हो, ऐसे भाई बहनों का विषय हो, ठीक है। ऐसे ही जितने ग्रह का प्रभाव जितने ग्रह का प्रभाव एक भाव में रहेगा, आप समझ रहे हैं, जितने ग्रह का प्रभाव एक भाव में रहेगा, आप ये देखिए उस भाव से संबंधित ही उतनी ही बार घटना। जैसे कई बार आप लोग विवाह इत्यादि का पूछते हैं, गुरुजी 2-3 शादी है, इस प्रकार। अब आप ये देखिए यदि 2-3 प्रबल ग्रहों का प्रभाव, अगर विवाह, अब अच्छा या बुरा, भाई जैसे ग्रह रहेंगे कुलदीप जी वैसा होगा। अब ये मान के चलिए अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है तो आपकी 2 या 3 बार विवाह होगा और तीनों पत्नी अच्छी मिलेगी। अब अगर बुरे ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, ठीक है, तो
कि 2-3 बार आपकी शादी होगी, टूटेगी, फिर शादी होगी, फिर टूटेगी, क्योंकि बुरे ग्रह का प्रभाव है। ऐसे ही पंचम भाव पे यदि आपके दशम भाव पे आपके मान के चलिए कर्म क्षेत्र में 2-3 प्रबल ग्रहों का प्रभाव है, इसका तात्पर्य आपके 2 से 3 काम होंगे। ठीक है, ये चीजें एकादश में यदि आप ये मान के चलिए 3-4 ग्रह आपके बैठे हैं तो आपको 3-4 तरफ से लाभ होगा, इधर से भी 2-3-4 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। तो इस प्रकार हम सारे ग्रह देखेंगे और आप ये देखिए ग्रह जब हम देख लेंगे तो एक्यूरेट एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बाकी बचा कुछ दशा से क्लियर करें। ठीक है, हमेशा सूत्र याद रखिए, सबसे पहले हमें लग्न कुंडली क्या देखना है, सबसे पहले हमें लग्न कुंडली देखना है कि भाई लग्न कुंडली में भी क्या देखना है। कोई भी व्यक्ति का प्रश्न आया कि गुरुजी हमारा ये है कि भाई हमें धन की प्राप्ति कब होगी, तो जैसे ही हम लोगों ने लग्न कुंडली ओपन किया, लग्न कुंडली में अब हम धन भाव पे जाएंगे। धन भाव कौन सा होगा, दूसरा भाव। अब हम देखेंगे धन भाव का स्वामी कौन, कहाँ बैठा है, किसके घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। फिर धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद जो स्थिर कारक है धन का, धन के स्थिर कारक कौन है, बृहस्पति। ठीक है, धन के स्थिर कारक कौन है, बृहस्पति, उस पे जाएंगे। उसके पश्चात आप ये देखिए फिर हम लोग आगे धीरे धीरे ऐसे ही पूर्ण रूप में फिर दशा अंतरदशा में जब बोल देंगे कि आपकी कुंडली में आप ये देखिए धन भाव से संबंधित राजेश जी आप थोड़ा सा समय से आया करिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा सब चीजें पूरा कुंडली पर ही विचार हो रहा था इस पे, तो वो चीज शायद से आपको वो छूट गई। तो आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति तो धन भाव, सबसे पहले हम कुंडली में कोई धन का प्रश्न है तो हम धन से संबंधित पूर्ण रूप में पूछेंगे। उसके पश्चात आप ये देखिए धन भाव का स्वामी कौन है, शनि है, वो कहाँ बैठे हैं, वो छठे घर में बैठे हैं, ये देखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग चलेंगे दशा अंतरदशा पर। आपने बोल दिया कि देखिए आपकी कुंडली में धन के योग तो है, ठीक है, अब वो पूछ रहे गुरु जी कब है धन के योग, तो आप किस पर चलेंगे कि दशा पर। देखिए आपकी 2006 तक आपकी शुक्र की दशा है, 2012 तक सूर्य की दशा है, 2022 तक चंद्रमा की दशा है, वर्तमान में आपकी मंगल की दशा चल रही है। वर्तमान समय में आपका मंगल का समय चल रहा है, जो कि आप ये देखिए 9 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2029 तक रहेगा। अब इन 7 सालों में पूरा मंगल का समय चलेगा जहाँ तक का। अब आप ये देखिए इन 7 सालों में मंगल के उसमें अब देखें कि मंगल में कौन सा समय चल रहा है, तो आप ये देखिए मंगल में अभी गुरु चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मंगल में राहु कब तक थे, 24 मार्च 2024। अभी देखिए सितंबर 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 24 मार्च 2024 से 2 मार्च 2025 तक मंगल में गुरु का समय रहेगा, मंगल में गुरु की अंतरदशा रहेगी। ठीक है, अब हमारी कुंडली में जैसे मंगल रहेंगे, अगर अच्छे रहेंगे तो हर प्रकार से अच्छा फल देंगे, भूमि से लाभ देंगे, वाहन से लाभ देंगे, कॉन्ट्रैक्ट से लाभ देंगे, नेटवर्क से लाभ देंगे, ठीक है, पद प्रतिष्ठा इत्यादि से लाभ देंगे। तो इसी प्रकार हम लोग आगे इत्यादि फलादेश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे मेन विषय पर अब अपने आते हैं, क्योंकि समय इत्यादि भी है। अब हम लोग सबसे आप देखिए मुख्य विषय आज का हमारा क्या है, आज का हमारा मुख्य विषय है ग्रह, अर्थात अब हम ग्रह पर चलेंगे। ठीक है, तो सभी जातक आप ये देखिए सबसे पहले नवग्रह पर हम लोग चर्चा करेंगे, इससे संबंधित जो भी हमने आपको बताया भी है। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग लास्ट में सारे प्रश्न पूछेंगे। अब हम लोग सबसे पहले आप ये देखिए नवग्रह में सबसे पहले ग्रह कौन से आते हैं, सूर्य। बिल्कुल, जो भी प्रश्न होगा आप लोग अंतिम में सारे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले ग्रह आते हैं सूर्य। अब आप ये देखिए सूर्य आते हैं, नवग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग विषय है। आप लोग ऐसे समझिए जैसे आपने मान के चलिए कि जैसे आप अपने जीवन साथी को समझ रहे हैं। आपका जो जीवन साथी लड़का हो या लड़की हो, कैसे आप ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें को नए में भाई 2-4 साल 5 साल हो जाता तब तो कुछ बचता ही नहीं है फिर, ठीक है, सुनने समझने के लिए। लेकिन आप ये देखिए नए में जब भले वो पत्नी के रूप में हो या प्रेमिका के रूप में हो, ठीक है, प्रेम होता है, ठीक है, तो उस समय आप ये देखिए हर एक बातों पर ध्यान होता है, हर एक एक्टिविटी पर आपका ध्यान होता है। तो उसी प्रकार से आप एक ग्रहों को समझिए कि ग्रह कैसे। अब आप ये देखिए सूर्य सबसे पहले, ठीक है, तो सूर्य, लेकिन आज हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप ये देखिए जो वार होता है वो उस वार के दिन वो ग्रह प्रधान होता है। हम लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं सब, तो आज कौन सा वार है, आज शुक्रवार है। आज कौन सा वार है, शुक्रवार है। अब आप ये देखिए शुक्रवार है और आज सूर्य की अगर हम लोग चर्चा से कीजिए तो सूर्य और शुक्र क्या है, सूर्य क्या है, अग्नि। इतना तो आप सबको पता है कि सूर्य क्या है, अग्नि, और शुक्र क्या है, जल। शुक्र क्या है, जल। तो अग्नि और जल जब मिलेंगे तो क्या होगा, सुनामी आएगी, विस्फोट होगा। तो इसीलिए आज हम लोग चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र क्या है, जल।
और शुक्र क्या है, आज शुक्रवार है ना, आज शनिवार तो नहीं है, नहीं, आज शुक्रवार है। ठीक है, तो आज शुक्रवार भी है और शुक्र कौन सा है, जल। शुक्र मतलब प्रेम इत्यादि, और उसी प्रकार से आप ये देखिए चंद्रमा भी क्या है, जल। तो आज हम लोग चंद्र, और चंद्र अर्थात माँ, तो आज हम लोग माँ से ही प्रारंभ करते हैं, चंद्र से प्रारंभ करते हैं और वहीं से सारी चीजें पूर्ण पे चलते हैं। अब हम लोग को कहाँ चलना है, अब आप लोग सभी ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके, अगर जिनको लिखना भी है वो लिख भी सकते हैं। अब हम लोगों को चंद्र ग्रह पर चलना है, ठीक है। अब हम लोग को चंद्र ग्रह पर बिल्कुल चलना है। अब आप ये देखिए सभी जातक आंख बंद करके अपनी माता का ध्यान करिए सबसे पहले, जिसके कारण आप इस दुनिया में आए, ठीक है। सभी माता का प्रणाम करिए, माता का ध्यान करिए। उसके साथ साथ आप ये देखिए चंद्र देवता, आप सभी ने चंद्रमा देखा होगा, है ना, शाम में निकलते हैं चंद्रमा, ठीक है। तो सभी ने चंद्रमा देखा होगा, तो चंद्रमा को भी प्रणाम कर लीजिए, मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए, है ना। अगर कोई छत इत्यादि में है तो वैसे देख के प्रणाम कर ले, नहीं तो चंद्रमा को प्रणाम। अब सबसे पहले आप ये देखिए, हम लोग धीरे धीरे चंद्र ग्रह पर चल रहे हैं, हम लोग पृथ्वी से निकल चुके हैं। अब हम लोग चंद्र ग्रह पर, जैसे ही हम लोग चंद्र ग्रह पर चले तो आप ये देखिए सबसे पहले हमें इतनी ठंड लगने लगी, इतना ज्यादा ठंडा होने लगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा शीतल ग्रह है। आप सबको पता सबसे शीतल ग्रह कौन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इसीलिए आप सभी जातकों ने देखा होगा, जिसको ज्यादा अगर गुस्सा आ रहा है चांदी पहना दो, मोती पहना दो, ठीक है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, जिसको ज्यादा बहुत ज्यादा इधर उधर अग्नि तत्व इत्यादि रहता है, क्या कर दो भाई, शांत करने के लिए चांदी पहना दो, मोती पहना दो। तो सबसे पहले आप ये देखिए चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा अर्थात सबसे शीतल ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। और चंद्रमा हर प्रकार से आप ये देखिए क्या है, पूर्ण रूप में मतलब जल तत्व है। इतना हम सबको पता है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पूर्ण रूपेण जल तत्व है। अब जब जल तत्व की बातचीत आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने देखिए नवग्रह में समझ लिया सारी चीजें, तो आपको दुनिया में कभी कोई नहीं हरा सकता। और अगर आपने नवग्रह को समझ लिया, आप ज्योतिष की कोई भी विधा पढ़िए, आप केपी पढ़िए, लाल किताब पढ़िए, भृगुनंदी नाड़ी पढ़िए, न्यूमरोलॉजी पढ़िए, और कोई आप शास्त्र पढ़िए, आप दुनिया की जितने ज्योतिष शास्त्र विद्या हैं, आप हस्तरेखा पढ़िए, आप फेस रीडिंग पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, आप पैरों की रेखाएं पढ़िए, सब में कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूपेण आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए चंद्रमा, चंद्रमा मतलब हर प्रकार से ठंडा ग्रह, हर प्रकार से पूर्ण रूपेण जो जल तत्व है। अब जब जल तत्व की बातचीत आई तो आप ये देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, चंद्रमा का हुआ। क्यों? क्योंकि 76% पृथ्वी में क्या है, जल। ये आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि 76%, सोहित जी वीडियो ऑन करें, सभी जहां तक वीडियो ऑन करें, ठीक है। सो आप ये देखिए कि 76% जल पृथ्वी में है। अब उतना ही प्रतिशत जल हमारे शरीर में भी है, उतना ही प्रतिशत जल हमारे शरीर में भी है। तो आप ये देखिए जिस प्रकार चंद्रमा सबसे ज्यादा आप ये देखिए पृथ्वी को प्रभावित करता है। और पृथ्वी को प्रभावित करने के दो कारण है। सबसे पहला कारण कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा चंद्रमा का तत्व है, और दूसरा कारण क्या है, जब हम लोग पृथ्वी से निकले, जैसे आप ये देखिए हम लोग अपने अपने स्पेस में पूर्ण, जैसे पृथ्वी से हम बाहर हुए, तो जैसे ही पृथ्वी से हम बाहर होते सबसे नजदीक उपग्रह चंद्र देवता है। वैज्ञानिक भाषा में अगर हम लोग बातचीत करें तो विज्ञान की भाषा में चंद्रमा को उपग्रह बोला जाता है। सौरभ पांडे जी, चंद्रमा का अपमान करें, आप चंद्र ग्रह के बारे में तो आप सुनिए, इधर उधर आप बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि चंद्र ग्रह पूर्ण रूपेण जो है ना, वो सबसे ज्यादा पृथ्वी के पास है, और चंद्र उपग्रह है, ग्रह नहीं है। वैज्ञानिक भाषा से, हम लोगों के शास्त्रीय भाषा से पूर्ण रूपेण चंद्रमा ग्रह ही है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास कौन है, आपने देखिए चंद्रमा। अब आप ये देखिए, जैसे मान के चलिए अभी हम काशी में हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए हम काशी में हैं, तो आप लोगों में से यदि कोई जातक बनारस में होगा, काशी में होगा, तो वो व्यक्ति हमें ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर कोई व्यक्ति बंबई दिल्ली में है, वो व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पृथ्वी जिस ग्रह में है, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। तो इसीलिए आप ये देखिए पृथ्वी के में सबसे ज्यादा चंद्रमा का तत्व है, 76% जल तत्व है, और उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी है। अब आप ये देखिए चंद्रमा मतलब क्या है, चंद्रमा एक प्रकार से आप ये देखिए जीव है, जो हमें जीवन देते हैं। चंद्रमा एक प्रकार से क्या, जो हमें जीवन पूर्ण रूपेण देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा मतलब माँ के, आप ये देखिए माँ अपने बच्चों के लिए कितना शीतल रहती है, ठीक है, कितना हर प्रकार से मतलब प्रेम रहता है। मतलब माँ के लिए आप ये देखिए बच्चे को इतना सा कष्ट हुआ और दर्द उससे ज्यादा माँ, सही है। तो ये है पूर्ण रूपेण आप ये देखिए चंद्रमा मतलब क्या है, चंद्रमा मतलब मातृवत प्रेम। एक माता का जो वात्सल्य रूपी प्रेम होता है, वो वाला प्रेम है। प्रेम की भी कई सारी परिभाषाएं होती
होती है। आप अगर अपनी पत्नी प्रेमिका से प्रेम करेंगे वो अलग प्रेम है, माँ से प्रेम होगा वो एक अलग प्रेम है। तो इस प्रकार आप ये देखिए चंद्रमा क्या है, सबसे पहले माँ, चंद्रमा मतलब माँ। अब आप ये देखिए जिन लोगों का चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, जिन लोगों की चंद्रमा की स्थिति जितनी अच्छी होगी, आप ये देखिए उनको माता का प्रेम उतना अच्छा प्राप्त होगा, उनकी माता उतनी स्वस्थ रहेगी, उनकी माता का जीवन उतना ही स्वस्थ, सुंदर एवं पूर्ण रूपेण सभी प्रकार के सुखों से संपन्न होगा। और जब चंद्रमा हमारा पीड़ित होगा हमारी कुंडली में, आप ये देखिए तो क्या होगा, अर्थात हर प्रकार से हमें कहीं ना कहीं माता जो होंगी वो रोगिणी होंगी, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष होगा, हर प्रकार की दिक्कत होगी, कष्ट होगी, परेशानी होगी, ये चीजें होंगी। तो चंद्रमा, आप समझ, चंद्रमा क्या है कि पूर्णपक्ष सबसे ज्यादा हमारी माता को प्रभावित करते हैं। और चंद्रमा का हमेशा बल देखने के लिए, जैसे ये कैसे देखेंगे कि गुरुजी चंद्रमा मजबूत है, कमजोर है, चंद्रमा का बल देखना अत्यंत मतलब सरल है। अनुराग शुक्ला जी वीडियो ऑन करें, अत्यंत सरल है। आप ये देखिए पक्ष बल, आप सबको पता है हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में आप ये देखिए चंद्रमा बलवान होता है एवं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, निर्बल होता है। और आप सबको पता है चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, ठीक है, अर्थात शुक्ल पक्ष की आप ये देखिए पंचमी से, कब से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से चंद्रमा की कला जैसे धीरे 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 बढ़ने लगती है, पूर्णिमा की ओर जाने लगता है चंद्रमा, वैसे ही चंद्रमा बलवान है। और आप ये देखिए कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद, कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद चंद्रमा की एक एक कला प्रतिदिन घटती रहती है, ठीक है, 15 दिन होते हैं, 16 दिन पूरे होते हैं, 16 कलाएं रहती है। तो जैसे एक एक बिल्कुल ज्वार भाटा वही वाला हिसाब किताब है, तो जैसे एक एक कलाएं घटती रहती हैं और अमावस्या आती है तो वैसे ही चंद्रमा निर्बल हो जाता है, ठीक है, चंद्रमा निर्बल हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे की आप सबको कथा इत्यादि भी पता होगी कि भाई जो 27 नक्षत्र है ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं ये 27 की पत्नियां उनकी, ठीक है। अब आप सबको पता है कि चंद्र देवता को सबसे प्रिय नक्षत्र कौन सा है, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म इत्यादि होता है सबसे प्रिय नक्षत्र चंद्रमा को रोहिणी। भगवान कृष्ण जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र अत्यंत चंचल इत्यादि। अब आप ये देखिए कि जब वो अपनी रोहिणी नक्षत्र से पूर्ण रूपेण प्रेम इत्यादि बहुत ज्यादा करने लगे, लेकिन बाकी और 26 पत्नियां भी तो हैं, तो उनके ससुर जी ने, चंद्रमा के ससुर जी कौन थे, राजा दक्ष प्रजापति, उन्होंने समझाया कि भाई और भी है, आप सबको बराबर सब चीजें पूर्ण रूपेण वो करिए, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। अब आप ये देखिए एक दो बार समझाने पर नहीं जब उन्होंने वो किए, तो उसी प्रकार फिर राजा दक्ष ने उनको पूर्ण रूपेण ये श्राप दिया कि भाई जो चंद्र की जो कला इत्यादि है, ठीक है, अर्थात आप में ह्रास होने लगे और फिर उसके बाद फिर वृद्धि की। तो तभी से आप देखिए कृष्ण पक्ष इत्यादि होता तो चंद्रमा की कला इसलिए धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में क्या हो जाती है, एक पक्ष में घटना शुरू कर देती है, जिसके कारण चंद्रमा निर्बल माना जाता है। इसीलिए जिन लोगों का अमावस्या या अमावस्या के आसपास का जन्म होता है उन लोगों के जीवन में भौतिक सुखों की कमी होती है, क्योंकि अमावस्या में क्या रहता है, चंद्रमा रहता ही नहीं। अमावस में आप ये देखिए, ठीक है, कि चंद्रमा रहता ही नहीं है। तो जब अमावस में आप ये देखिए चंद्रमा नहीं रहेगा तो चंद्रमा से संबंधित मतलब बल कैसे रहेगा, उसकी पावर कैसी रहेगी। इसीलिए हमने कई लोग सन्यासियों की पत्रिका देखी है, साधु सन्यासी इत्यादि, या कई लोग विरक्त लोगों की कुंडली देखी है, उन सभी लोगों की कुंडली में आप ये देखिए क्या है कि लगभग आप ये देखिए कि उन सभी लोगों की कुंडली में एक प्रकार से मतलब कोई भी भौतिक सुख इत्यादि नहीं है, ठीक है। भौतिक सुख मींस मैटेरियलिस्टिक लाइफ, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, पैसे, घर परिवार, माँ पत्नी, प्रेमिका, बच्चे, जो हम हर एक व्यक्ति चाहता है, घूमना फिरना, एंजॉय, ये क्या हम लोग सब यही चाहते हैं। तो ये होता था आप देखिए पूर्ण रूपेण चंद्रमा इत्यादि, ठीक है। तो चंद्रमा ही क्या है, पूर्ण रूपेण खुशी इत्यादि, ठीक है। तो चंद्रमा माता से संबंधित है पूर्ण रूपेण। अब कई बार ऐसा भी रहता है, आप ये देखिए कि चंद्रमा पे किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव मान के चलिए पीड़ित है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी हो गया, चौथे घर में पापी ग्रह बैठ गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म पूर्णिमा का है, चौथे घर का स्वामी खत्म हो गया। चौथे घर से माँ के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए चौथे घर का स्वामी जो कि पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म पूर्णिमा का जन्म है। अब क्या कहा जाएगा, अब ऐसी स्थिति में उस बच्चे को अपनी माता से सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अन्य दूसरी माताओं का उसको पर्याप्त सुख होगा। क्यों,
क्योंकि जब उसका स्वयं का चौथा घर पीड़ित है, ठीक है, तो चतुर्थ भाव माँ का होता है, तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को अपनी माता का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा घर अपनी। लेकिन अब बोलेंगे गुरु जी चंद्रमा तो पूर्णिमा का चंद्रमा है, चंद्रमा मजबूत है, तो उसको सुख मिलेगा, लेकिन वो जहाँ रहेगा हो सकता है वहां कोई मान के चलिए स्त्री हो जो कि उसको पुत्रवत प्रेम करती है, उसको पुत्रवत मानती, तो उसको माँ का मतलब उस व्यक्ति को कभी भी माँ की कमी नहीं खलेगी, मतलब माँ की कमी का कभी भी एहसास नहीं, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा मतलब आप ये देखिए माँ आहारी होगा। चंद्रमा मतलब हमारे पूर्ण रूपेण आप ये देखिए हमारे शरीर में 76% पूर्ण रूपेण चंद्रमा है, अर्थात जल है। चंद्रमा मतलब हो गया जल। चंद्रमा मतलब आप ये देखिए मन। चंद्रमा सबसे तीव्र है, चंद्रमा सबसे फास्ट है, सबसे तीव्र गति आप ये देखिए किसकी है, चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा को किससे दर्शाया गया, मन से। हमारे मन की कोई सीमा है, मन की कितनी गति फास्ट है। मन अभी 1 सेकंड यहाँ है, अभी मन अमेरिका पहुंच गया, ठीक है, आप ये देखिए। तो किसी भी प्रकार से अब हम मन का विचार किससे करेंगे, चंद्रमा से। जिन लोगों का आप ये देखिए चंद्रमा पीड़ित रहता है वो लोग मन से हमेशा दुखी रहते हैं। चंद्रमा ही हमारा मूल सुख है जीवन में। यदि आपको किसी से कुछ पूछना है, सब चीजें देखना है कि क्या है, गुरु जी हम सुखी रहेंगे। चतुर्थ भाव का कारक हमने आपको स्थायी कारक क्या बताया था, चंद्रमा। चतुर्थ भाव का स्थायी कारक क्या था, चंद्रमा। तो आप ये देखिए चंद्रमा ही हमारे सभी सुखों का मूल आधार है। हमारा चंद्रमा जितना प्रबल रहेगा हमारा मन उतना शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मतलब मन, ठीक है। और आप ये देखिए चंद्रमा मतलब जितना अच्छा चंद्रमा रहेगा उतना मन अच्छा रहेगा, और जितना पीड़ित चंद्रमा रहेगा हमेशा उतना ही स्ट्रेस रहेगा, हमेशा दुख रहेगा, हमेशा चिंता रहेगी, हमेशा शोक रहेगा, हमेशा दोष रहेगा। तो चंद्रमा हर प्रकार से, जैसे एक बच्चा होता है सबसे ज्यादा उस प्रभाव उसकी माँ का पड़ता है, इसका मतलब वहां से चंद्रमा एक्टिव हुआ, ठीक है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है माता का प्रभाव इत्यादि नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखिए मन, हम लोग सबसे ज्यादा अपने मन की सुनते हैं, इसका मतलब चंद्रमा हमारा सबसे ज्यादा पूर्ण रूपेण है। तो चंद्रमा आप ये देखिए हमारे मन का कारक हुआ, चंद्रमा हमारी माता का कारक हुआ, चंद्रमा हमारे सभी सुखों का मूल आधार हुआ। कि गुरुजी मानसिक सुख सबसे ज्यादा होता, मानसिक सुख। गुरुजी हम जीवन से सुखी है। चंद्रमा मतलब संतुष्टि। अगर आप लोगों को अपने जीवन में धन से, घर से, परिवार से, जीवन से, यात्रा से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी चीज से आप ये देखिए अगर संतुष्टि है, इसका तात्पर्य आपका चंद्रमा से। और अगर कुछ लोगों को किसी भी चीज से जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो मतलब चंद्रमा पीड़ित। क्योंकि चंद्रमा आप ये देखिए अगर पीड़ित रहेगा हम हमेशा मतलब परेशान रहेंगे। चंद्रमा मतलब हमारे पूरे मतलब आप ये देखिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। हमें जितने भी रोग व्याधि होते हैं, इस प्रकार के रोग व्याधि आप ये देखिए सर्दी, जुकाम, बुखार, ठीक है, फीवर, वायरल फीवर, पानी पड़ने पर बुखार, किसी भी प्रकार से आप ये देखिए जो मौसमी बुखार होता है वो किसके कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है। हमारे शरीर में आप ये देखिए जैसे ही पानी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पूर्ण रूपेण पानी है, जैसे ही पानी का थोड़ा सा इधर उधर सिस्टम रहता है तो इसलिए हमारा चंद्रमा जो है पूर्ण रूपेण पीड़ित होने लगता है जब जैसे चंद्रमा इधर उधर हुआ, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने भी रोग व्याधि हैं आप ये देखिए जब 76% जल है तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो चंद्रमा का ही पड़ेगा। तो चंद्र इसीलिए महिलाओं के लिए चंद्रमा कैसा ग्रह है, आप ये देखिए चंद्रमा स्त्री ग्रह है, चंद्रमा पुरुष ग्रह नहीं है। कि सभी नक्षत्रों के पति हैं तो पुरुष होने चाहिए, वो पति हैं लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो स्त्रीत्व वाली प्रकृति है। चंद्रमा कैसे ग्रह है, चंद्रमा आप ये देखिए स्त्री ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, स्त्री ग्रह। चंद्रमा क्या है, रानी। जैसे अगर हम लोग राजा रानी पूर्ण रूपेण करें तो इतना आप सबको पता है कि भाई पिता कौन हुए, सूर्य, माता कौन हुए, चंद्रमा। उसी प्रकार राजा कौन हुए, सूर्य, रानी चंद्रमा। तो चंद्रमा आप ये देखिए रानी है। अब रानी को सुख नहीं रहेगा तो किसको सुख रहेगा। तो चंद्रमा मतलब आप ये देखिए हमारा मन, चंद्रमा मतलब हमारी माता, चंद्रमा मतलब हमारे जीवन का पूर्ण रूपेण सुख, चंद्रमा मतलब संतुष्टि, चंद्रमा मतलब रानी जैसा जीवन। तो चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, है ना, चंद्रमा मतलब आप ये देखिए कि हमें सब चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक मिल जाए, किसी भी प्रकार से कुछ मेहनत इत्यादि ना करना। चंद्रमा हमने जैसे बताया कि जितने भी मौसमी रोग होते हैं आप ये देखिए वो सारी चीजों पर किसका प्रभाव रहेगा, चंद्रमा का। अब चंद्रमा स्त्री तत्व है, स्त्री पूर्ण रूपेण स्त्री ग्रह है, इसलिए स्त्रियों की कुंडली में आप ये देखिए कि चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा है। स्त्री की कुंडली में आप ये देखिए चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग यदि अंक गणित की भी बातचीत करें, है ना, न्यूमरोलॉजी की भी बातचीत करें तो आप ये देखिए चंद्रमा का नंबर कौन सा है, 2 नंबर। चंद्रमा कौन सा नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। तो आप ये देखिए कि चंद्रमा जितना अच्छा होगा हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा।
हमारे हमने शरीर में चंद्रमा का स्थान कहाँ बताया था? हमारे शरीर में चंद्रमा का स्थान ये है। हमने बताया था सूर्य ये हो गया, सूर्य के बाद चंद्रमा कौन सा होगा? आप ये देखिए मस्तिष्क के नीचे से लेकर हमारा पूरा चेहरा। अब चंद्रमा आपका जितना अच्छा होगा आपका चेहरा उतना सुंदर होगा। चंद्रमा का कलर क्या है? चंद्रमा का कलर एकदम श्वेत अर्थात जैसे दूध, इसलिए आप ये देखिए शिव जी को दूध इत्यादि चढ़ाया जाता है। चंद्रमा मतलब सफेद। तो चंद्रमा पूर्ण रूपेण ये हर प्रकार से सबसे पहले बेसिक चीजें देखा जाए तो चंद्रमा मन हमारे माता का कारक है। चंद्रमा सबसे तेजगामी ग्रह है, इसीलिए जितने भी मानसिक बीमारी होती है वो सब चंद्रमा। कई लोग बोलते हैं ना गुरु जी इतना स्ट्रेस है, कई लोग आप ये देखिए स्ट्रेस के कारण दबाव के कारण आत्महत्या तक चले जाते हैं। आत्महत्या कब जाते हैं? जब व्यक्ति जीवन से हार जाता है, और जीवन से हारने का मतलब मन से हारना, मतलब चंद्रमा पीड़ित होना। दुनिया में जितने लोग आत्महत्या करते हैं वो सब क्यों? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा मतलब डायरेक्ट मन। आप ये देखिए आत्महत्या कोई क्यों करेगा? अब जैसे मान के चले किसी लड़की ने धोखा दे दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि उसका जीवन खत्म हो गया और भी सब चीजें आगे जीवन में, लेकिन नहीं, वो मान लेगा कि अब मेरा जीवन खत्म, अब मेरा जीवन खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में चंद्रमा मतलब मन, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस प्रकार की सब वो भी प्रचलित है। तो आप समझ गए कि मन से ही सब कुछ है। आप ये देखिए, और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है जल तत्व के होने के कारण भी, और पृथ्वी के सबसे समीप चंद्रमा है इस कारण भी, और बच्चे के सबसे समीप माँ रहती है। तो चंद्रमा आप ये देखिए, आप लोगों की कुंडली में यदि चंद्रमा सही हो गया, बाकी ग्रह अगर पीड़ित भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। चंद्रमा इतना मान। चंद्रमा आप ये देखिए, जिन लोगों को अच्छा होगा उन लोगों के मतलब आसपास, या उन लोगों को नदी किनारे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उन लोगों को नदी किनारे बहुत अच्छा लगेगा, समुद्र इत्यादि बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होगा आप ये देखिए, वो लोग हमेशा पानी का मिसयूज करेंगे। हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा पानी का मिसयूज करेंगे, हमेशा पानी बहाएंगे। अगर पानी पी भी रहे हैं तो आधा गिलास पानी पिएंगे, आधा गिलास पानी फेंक देंगे, वो पानी तो वेस्ट हुआ ना। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्रमा पीड़ित आप भी देखिए, हमेशा आप नेगेटिव, जितने भी नकारात्मक लोग रहते हैं, हमने आपको उदाहरण बताया था ना कि कई लोग चंद्रमा को कैसे पहचानना है। अगर आप ये देखिए किसी व्यक्ति से हाल चाल पूछते कैसे हैं, क्या बताएं जीवन तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। ये क्या है? ये नकारात्मक चंद्रमा है, ये अमावस का चंद्रमा है। वो खुद भी और इतना उन लोगों के अंदर नेगेटिविटी रहती है कि वो खुद तो नेगेटिव है, वो 10 लोगों को और भी नेगेटिव बना सकते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कभी कभी। तो ये जो स्थिति आप ये देखिए, कई लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं, कई लोगों को नकारात्मक विचार आते हैं, कई लोगों को लगता है मेरा जीवन तो खत्म हो गया। ये सारी चीजें मन से हैं, और मन का कारक चंद्रमा है। समझ रहे? तो ये चीज है। तो चंद्रमा मतलब क्या हो गया? आपका मन। चंद्रमा मतलब हो गया आपका प्रेम। आप ये देखिए, जब चंद्रमा ठीक नहीं रहता है तो भी आपको कई प्रकार से आप ये देखिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, कष्ट होता है। व्यक्ति का चंद्रमा जितना पीड़ित रहेगा, व्यक्ति का मन उतनी ही बार दुखित रहेगा। आप लोगों को यदि किसी कन्या से भी या किसी प्रकार से धोखा इत्यादि भी मिला है सब चीजें, तो आप ये समझ जाइए कि चंद्रमा मतलब मन जितनी बार, जैसे बोलते हैं ना, अगर पीड़ित है इसका मतलब आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा पीड़ित है। आप पानी पी, चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, चांदी का दान करिए, चंद्रमा के डेली दर्शन करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जैसे हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं प्रतिदिन, वैसे जब चंद्रोदय
होता है शाम के समय सूर्यास्त इत्यादि के बाद, सूर्यास्त के आसपास, तो आप ये देखिए उस समय चंद्र को भी अर्घ्य दीजिए, खूब पानी पीजिए, पानी का जल का दान करिए। अब जल का दान कैसे, आप ये देखिए कोई मंदिर है, कोई प्याऊ है, वहां आपने वाटर कूलर लगवा दिया, ठंडा पानी आप सबको दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप ये देखिए चंद्रमा का दान भी कर सकते हैं और पानी का दान भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा आप ये समझिए कि जिस प्रकार जितना ज्यादा प्रभावित आपको आपका मन करता है उतना ज्यादा हमारी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है। मतलब आपको अब यदि आपके मन का विचार करना है तो आप चंद्रमा को देखिए, तो हमारा संपूर्ण मन हो गया, हमारा पूरा शरीर में रोग व्याधि इत्यादि ये सब चीजें एक एक पूरा सब चीजें, तो जनरल चीज समझ में आ गई कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा वालों का नेचर, अभी एक एक चीजें क्लियर थी, चंद्रमा वालों का नेचर कैसे होते हैं। आप ये देखिए चंद्रमा वालों का जो नेचर होता है कि बहुत ही थोड़ा सा जैसे हंसमुख होता है, मिलनसार होता है, मतलब बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा वालों को सिर्फ प्रेम चाहिए, क्योंकि पैसा और सुख तो बाकी सब इनके पास रहता है। चंद्रमा वाले जो होते हैं हमेशा मन से काम लेते हैं, हमेशा क्या है, मन से काम लेते हैं कि जो मन, कई लोग होते हैं ना कि जो गुरु जी मन कहेगा मैं तो वही करूंगा। आप लोगों ने भी ऐसे लोग देखे होंगे, आप देखिए कि गुरु जी जो मन करता है वो हमारा बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, वो मूढ़ी है, एक शब्द आता है मूढ़ी। तो अब मूढ़ी क्या है, यदि जिनका चंद्रमा नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उन लोगों को मूढ़ी बोल दिया जाता है कि वो किसी के नहीं सुनते, जो उनका मन होगा वही करेंगे। और जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है वो लोग भी अपने मन की करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं अच्छी दिशा की ओर रहता है। तो आप समझ गए कि चंद्रमा वाले हमेशा अपने मन की सुनते, वो लोग दिमाग की नहीं सुनते, हमेशा अपने मन की सुनते हैं, ठीक है, ये उनका नेचर होता है। उसके साथ साथ चंद्रमा वालों का आप ये देखिए जो कलर रहेगा वो गोरा रहेगा, भले उनका फेस कट, दो अलग अलग चीजें होती है, एक चेहरे की बनावट होती है, ठीक है, एक चेहरे की बनावट होती है जिसको हम लोग फेस कट बोलते हैं, तो वो चंद्रमा में नहीं आएगा। चंद्रमा वाले हो सकता है गोरे हो लेकिन सुंदर ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का चेहरा एकदम गोल रहेगा, एकदम सुंदर रहेगा, उसके चेहरे में चमक रहेगी, एक आकर्षण रहेगा। चंद्रमा मतलब क्या, जिसको देखने का पूर्ण रूप में मन करे, सुंदरता। चंद्रमा मतलब क्या, ये प्रकृति पूर्ण रूप में चंद्रमा है। ये जो बारिश हो रही है, बारिश होती है, क्या है, ये चंद्रमा की वजह से होती है। आप ये देखिए बिना पानी के ये प्रकृति चल सकती है। जितने जंगल है, जितना भी आप ये देखिए खेती क्या है, चंद्रमा की वजह से। तो आप समझ रहे हैं, तो चंद्रमा पूर्ण रूप में आप ये देखिए क्या रहता है कि चंद्रमा हर प्रकार से जो स्वभाव है चंद्रमा वालों का बहुत अच्छा रहता है, बहुत चंचल रहते हैं। चंद्रमा वाले शांत बैठ ही नहीं सकते, ये अगर एक जगह बैठे भी रहेंगे तो या तो हाथ हिलाते रहेंगे, या तो सर हिलाते रहेंगे, या तो पैर हिलाते रहेंगे, मतलब स्थिरता इनमें रहती ही नहीं है। ना इनके शरीर में स्थिरता रहती है, ना इनके विचारों में स्थिरता रहती है। विचारों में भी बोलेंगे कि सोच रहा हूँ कपड़े का बिजनेस करूँ, फिर 2 घंटे बाद नहीं कपड़े का ठीक नहीं है, मोबाइल का बिजनेस करूँ। अरे थोड़ा तो स्थिरता रखिए, अर्थात विचारों में अस्थिरता, ठीक है, ये चीज है। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा, इसमें भी आप लोग अपनी बुद्धि विवेक से प्रयोग करिएगा। अब अगर जिनका चंद्रमा पीड़ित जितना होगा वो उतना ही परेशान होंगे, उतना ही भटकेंगे, उतनी ही अस्थिरता होगी जितना अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होगा। और अगर नकारात्मक चंद्रमा है तो उन लोगों से हमेशा दूर रहिए, नकारात्मक चंद्रमा वालों से हमेशा दूर रहिए। आप ये देखिए, एक होता ना देखने का नजरिया, वो प्रकृति में भी ये देखेंगे अरे इस चीज की कमी है। जिन लोगों को हमेशा किसी ना किसी चीज में कमी नजर आती है, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को अगर कुंडली बताएं आप लोग तो ये सब चीजें बता सके। कम से कम अगर हम 50 वाक्य बोल रहे हैं उसमें से 10 वाक्य तो आप बता सके कि आपके साथ ऐसा होता होगा, आप थोड़ा नेगेटिव सोच लेती होगी या लेते होंगे, जो भी है, समझ रहे हैं। तो यही फलादेश ऐसे तैयार हो रहा है। तो आप लोग को फलित में क्या कहना है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जिनको दिक्कत होती है, तो बस आप उनको बोल दीजिए कि भैया आपको, अब जैसे आपने देखा किसी का चंद्रमा पीड़ित है, आप उनको सारी बात बताइए। आपकी माता का स्वास्थ्य इत्यादि भी थोड़ा सा पीड़ित रहता होगा, या तो माता से जमती नहीं होगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपको नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आते होंगे, आप जिस पर ट्रस्ट करते होंगे, विश्वास करते होंगे, वही आप उससे आपको थोड़ा सा धोखा इत्यादि मिल जाता होगा, ठीक है, वो बोलते कि हाँ एकदम ऐसा ही होता है। तो चंद्रमा जितना पीड़ित रहेगा उतना ही हम पूर्ण रूप में नाते देखें, हमारी मानसिक स्थिति पीड़ित रहेगी, अर्थात हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा हर एक चीज में हम कभी ढूंढेंगे कि सब कुछ है लेकिन ये चीज नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति को हमेशा एक असंतुष्टि रहती है, ठीक है। तो ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा आप ये देखिए स्वभाव इत्यादि अच्छा रहता है, ठीक रहता है, लेकिन ये लोग मूडी होते हैं। चंद्रमा वाले लोग मूडी होते हैं, चंचल बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें थोड़ा सा विचारों में और शरीर में भी अस्थिरता होती है, ठीक है, ये स्वभाव इनका रहता है, लेकिन स्वभाव अच्छा रहता है, विश्वास पात्र रहते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज रहता है, दिमाग इनका बहुत तेज रहता है कि भाई रानी हर प्रकार से, तो दिमाग इनका बहुत तेज रहता है, और ये सुख उन्मुख रहते हैं, मतलब इनको सुख चाहिए,
जीवन चंद्रमा वालों को क्या चाहिए, चंद्रमा वाले से पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे नहीं मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, भैया मुझे 2 घंटे बस पढ़ाई कर लूं मैं पास हो जाऊं उतना बहुत है। तो चंद्रमा वालों को सुख चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कैसा प्लेनेट है, चंद्रमा सुख वाला ग्रह है। चंद्रमा हमें सभी प्रकार का क्या देता है, सुख देता है। तो ये चंद्रमा इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा आप ये देखिए, इन चंद्रमा वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, ये लोग थोड़ा सुकुमार टाइप होते हैं। चंद्रमा वाले कैसे होते हैं, सुकुमार होते हैं। क्योंकि आप ये देखिए रानी सुकुमार नहीं होगी तो क्या कौन होगा, नौकर सुकुमार होगा जो दिन रात मजदूरी करता है। तो आप ये देखिए चंद्रमा वालों का कैसा, उनका शरीर भी एकदम थोड़ा सा गोरा होगा, थोड़ा सा जैसे नहीं थुल शरीर होता है, ठीक है, थोड़ा सा फैटी होता है। तो आप ये देखिए तो उसी प्रकार से उनका सुंदर होंगे होगा। लेकिन नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा 8-8 10-10 घंटे मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं ना, ये चंद्रमा वाले नहीं। चंद्रमा वाले आप ये देखिए ऐसे हैं कि बैठे हैं, एक बटन दबाया पानी आ गया, दूसरा बटन दबाया नाश्ता पानी आ गया, और तीसरा बटन दबाया तो और सब कुछ आ गया। ये है चंद्रमा, रानी राजयोग हो, ठीक है, ये चीजें। तो चंद्रमा वाला आपको पूर्ण पेन आप ये देखिए कि स्वभाव नेचर पता चल गया। ये हम सभी ग्रहों का स्वभाव देखेंगे, नेचर देखेंगे, आकृति प्रकृति देखेंगे, नवग्रहों का काम देखेंगे, नवग्रहों के रोग देखेंगे, नवग्रहों का दाम्पत्य जीवन देखेंगे, नवग्रहों की सारी चीजें ऐसे देखेंगे। यदि कोई चीज हमसे मिस हो जाए तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग उस चीज को याद दिलाएं कि गुरु जी इस ग्रह का ये नहीं हुआ। तो चंद्रमा का नेचर हो गया। चंद्रमा का ये लोग बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते कि बहुत ज्यादा हाइटेड होते हैं, नॉर्मल एवरेज एज होते हैं, एवरेज इनकी हाइट होती है, और इसके हमारा शरीर सुंदर होता है, ठीक है। शरीर भी थोड़ा सा अगर रहता है आप ये देखिए तो अलग ही दिखता है कि भाई राजा रानी टाइप दिखते कि नहीं, बड़े घर के होता है ना कि देखने से जिसको पता चल जाए नहीं भैया लड़का है लड़की जो भी बड़े घर का दिखता है, तो वो चंद्रमा का पूर्ण पर रहता है, ठीक है जी। अभी नहीं क्यों आप लोग शांत रहिए, क्या हुआ कुलदीप जी? चंद्रमा वाले तो क्या कुलदीप जी कितनी बार बोले बीच में बोलना नहीं, हालांकि हमको नहीं सुनाई दिया आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी यही बोले बीच में क्यों बोलते हैं आप? कितनी बार बोल दिया गया कि बीच में बोलना ही नहीं है। जो भी पूछिए लास्ट में 150 प्रश्न पूछिए या 250 प्रश्न पूछिए, लास्ट में जितने प्रश्न पूछना हो, बीच में बोलना ही नहीं है। चंद्रमा बिल्कुल भी मत करिए, गुरु की नहीं, तो गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना मतलब गुरु को नहीं करना। तो आप ये देखिए चंद्रमा का स्वभाव नेचर हो गया, चंद्रमा का आकृति प्रकृति हो गई। अब हम लोग चंद्रमा पे किस पे आते हैं? अब आप ये देखिए चंद्रमा का पूर्ण रूप मैरिड लाइफ, चंद्रमा वालों का दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय है। इन लोगों का आप ये देखिए चंद्रमा वाले चंचल बहुत होते हैं, चंद्रमा वाले शौकीन बहुत होते हैं, ठीक है। इनका आप ये देखिए कि महिलाओं में भी इनको कभी कभी यदा कदा महिलाओं का भी मतलब शौक रहता है, ठीक है। किस प्रकार का शौक रहता है कि इन लोगों को महिलाओं के साथ बातचीत करना, मतलब इनके ज्यादा मित्र या जो चंद्रमा वाले होते हैं वो अपना विपरीत लिंगित इत्यादि रहते हैं। अगर पुरुष है तो महिलाओं ज्यादा उनकी मित्र होंगी, महिला है तो पुरुष ज्यादा उनके मित्र होंगे। एक होता है ना कि उठना बैठना दिन रात जो भी है, दोस्त मित्र यार भी है, तो महिलाएं के पुरुष ज्यादा है, पुरुष के महिलाओं ज्यादा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का तात्पर्य आप देखिए, चंद्रमा मतलब भोग विलास, पूर्ण पे भोग विलास नहीं है ना, लेकिन चंद्रमा मतलब थोड़ा सा चंचल इत्यादि रहता है। तो इन लोगों का प्रकृति के प्रति सबके वीडियो ऑफ तो इन लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। तो चंद्रमा आप ये देखिए कि इन लोगों का महिलाओं के प्रति भी और कन्याओं के प्रति भी एक आकर्षण रहता है, चंचलता रहता है, कोई गलत भाव नहीं रहता है। चंद्रमा का महिलाओं के प्रति कभी भी कोई वासनात्मक भाव नहीं रहेगा, कोई गलत भाव नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा रहेगा कि भाई साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवी देखना, पार्टी जाना, पब में जाना, ठीक है, ये सब होता है कि भाई 2-3-4 कन्याएं भी महिला मित्र हों जिनके साथ हम घूम फिर सके, ऐसा बस इतना रहता है। तो चंद्रमा का आप ये देखिए दाम्पत्य जीवन में इनका कैसा रहता है। दाम्पत्य जीवन में इनको अगर पत्नी है तो पत्नी भी अच्छी मिल जाती है, और इन लोग इनके साथ साथ अगर पति भी है तो पति भी ऐसे मिल जाते हैं। आप ये देखिए कि इनका पूर्ण रूपेण की आराम से सब चीजें चल जाता है, मतलब इनके जो भी जीवन साथी या जीवन संगिनी होते हैं इनको प्रेम करने वाले रहते हैं। चंद्रमा वालों का कभी भी अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करता है। आपको चंद्रमा वाला व्यक्तित्व चाहिए कृष्ण जी, पत्नी के प्रति या बाकी चीजों के प्रति आप ये देखिए बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगी। पत्नी के अतिरिक्त कई और दूसरी महिलाओं के प्रति इत्यादि भी आसक्ति रहेगी, हाँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और बाकी सब चीजें कर्तव्य इत्यादि पूर्ण रूप में करते हैं और बाकी ठीक रहता है, मतलब सुख योग जीवन रहता है हर प्रकार से। तो इसलिए कभी भी कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। चंद्रमा मतलब पूर्ण रूप में आराम से राजा जैसे इनका जीवन बीतता है। चंद्रमा मतलब कैश, चंद्रमा मतलब लिक्विडिटी। आप ये देखिए चंद्रमा पूर्ण रूप में जितना
जितना अच्छा चंद्रमा रहेगा उतना ही आपके पास कैश के रूप में धन आएगा। भाई ये भी तो रहता है कि सोना के रूप में, सोना चांदी के रूप में धन आ रहा है, कैश के रूप में। चंद्रमा मतलब ये प्रकार की स्थिति आप ये देखिए, दाम्पत्य जीवन तो अच्छा होता ही है। चंद्रमा का अगर हम करियर भी देखें तो चंद्रमा का कर्म क्षेत्र क्या, व्यापार। चंद्रमा वाले आप ये देखिए मतलब व्यापार है। चंद्रमा मतलब पानी से संबंधित सभी व्यापार कर सकते हैं, दूध से संबंधित सभी व्यापार कर सकते हैं, जो डेयरी फार्म हो गया, जो पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, कृषि कर्म कर सकते हैं, कृषि से संबंधित ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। आप ये देखिए आज के समय में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग चली है, जितने भी प्रकार के प्रकृति से जुड़े हुए काम हैं वो चंद्रमा वाले पूर्ण रूप में कर सकते हैं। खेती हो गया, किसानी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कुछ नए प्रकार की चीजें उत्पन्न इत्यादि करना हो गया, ये चंद्रमा में हम लोग मतलब चंद्रमा मतलब व्यापार। चंद्रमा मतलब कभी भी नौकरी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप में चंद्रमा के गुण है तो वो नौकरी नहीं करेगा कि नौकरी करेगा। चंद्रमा वाले ये अच्छे चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए इनको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चंद्रमा मतलब ऐसे है अच्छा चंद्रमा कि 1 लाख रुपए यहाँ से किराया आ रहा है, 3 लाख रुपए यहाँ से किराया आ रहा है, 4 लाख उस शहर से किराया आ रहा है, तो 7-8 लाख 10 लाख रुपए तो इनका पर मंथ का किराया ही आता है। अब ये लोग कौन सी नौकरी करेंगे? या तो किराए पर कोई जमीन है, कोई घर है, कोई दुकान है, वहां से किराया आ रहा है, या कहीं से भी आए मतलब किराया इत्यादि पूर्ण रूप में इनका आता इत्यादि, ठीक है। तो चंद्रमा मतलब आपने देखिए जैसे रानी है, रानी आपको लगता है कहीं मेहनत करेंगी, नौकरी करेंगी, भाई उनका तो खुद ही इतना आ रहा है कि वो खूब खर्च करे तो भी कम ना हो। तो चंद्रमा मतलब पूर्ण रूप में आप ये देखिए कि हर प्रकार से कि जितना भी मतलब धन की कमी कभी भी नहीं रहती, पैसों की कमी कभी भी नहीं रहती है। ये लोग व्यापार करते हैं। ये चंद्रमा के साथ अगर शनि इत्यादि का भी पूर्ण रूप में आप ये देखिए हो गया, तो उसमें भी पेट्रोल इत्यादि का भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मदिरा चंद्रमा का आपने देखा एक कुंडली दिखाई दी हमने, चंद्रमा के साथ राहु था, तो ऐसे लोग मदिरा इत्यादि का भी व्यापार कर सकते हैं। मतलब ये दारू मदिरा ये वो, क्योंकि राहु नशा हो गया और चंद्रमा लिक्विड हो गया, चंद्रमा तरल पदार्थ हो गया और राहु नशा हो गया। तो आप ये देखिए चंद्रमा के साथ राहु शनि बैठ जाए तो व्यक्ति पेट्रोल डीजल और राहु इत्यादि बैठ जाए तो व्यक्ति दारू मदिरा इन सब चीजों का भी कर सकता है। और जैसे खेती में आपने पूछा कि बोली खेती में तो मेहनत होती है, अरे चंद्रमा जिसका होगा तो आप ये देखिए वो हल चलाने थोड़ी ना जाएगा जमीन पर, वो मालिक रहेगा, उसके पास 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा जमीन रहेगी, तो वो 100-200 करोड़ का ना मालिक हुआ तो वो क्या खेती करेगा, वो हल चलाने जाएगा। मतलब उसके अंडर इतने मजदूर और सब चीजें रहेंगी कि वो इतना बड़ा, जिसको पहले जब जैसे जमींदार लोग बोलते थे कि भाई पर्याप्त जमीन ज्यादा है, ये चीजें जिसको जमीन ज्यादा पर्याप्त रहेगी तो उसका चंद्रमा मजबूत रहेगा। वो जिसके पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन, आपने कभी देखा उसको हल चलाते हुए? अब कभी कभार हल रखते वो विषय अलग है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य चंद्रमा मतलब आप ये देखिए बिल्कुल चंद्रमा का मतलब बैठे बैठे पूर्ण रूप में व्यापार करना, ठीक है। अब जिनका चंद्रमा अच्छा होता है आप ये देखिए, क्योंकि चंद्रमा कला है, ये भी ध्यान रखिएगा, चंद्रमा क्या है, कला। तो आप ये देखिए शुक्र हालांकि पूर्ण रूप में वैसी कला है, लेकिन चंद्रमा भी कला है। तो चंद्रमा क्या है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब समझते रचनात्मकता, अर्थात कोई भी नई चीज का वो करना, कोई भी नई चीज का इन्वेंशन करना, आप ये देखिए ना, नई चीज का आविष्कार करना, ये भी चंद्रमा में रहता है कि कुछ अलग हटके करना। तो ये भी चंद्रमा में पूर्ण रूप में आता है कि आप देखिए चंद्रमा हमारी सोच विचार भी तो है। चंद्रमा हमारा मन है, जैसा हमारा मन रहेगा वैसे हमारे सोच विचार रहेंगे, वैसे हमारे थॉट्स रहेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा मतलब क्या, कुछ ऐसा नया व्यापार करना है। जैसे आप ये देखिए अब ये जितने भी सब ऑनलाइन ऐप वगैरह है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये किसी ने तो सोचा होगा, लेंसकार्ट हो गया, सब हजारों करोड़ की कंपनी है, ठीक है, ओयो हो गया, बाकी जितने भी हो गए। तो आप ये देखिए इस प्रकार की जो ओला उबर हो गई, ये सब करोड़ों की जो कंपनियां हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है। ये सिर्फ क्या है, एक आइडिया कि जिस व्यक्ति ने एक आइडिया किया, जैसे एस्ट्रोटॉक हो गया। अब आपने देखिए एस्ट्रोटॉक क्या है, एक आइडिया है कि भाई कई लोग परेशान, इधर एस्ट्रोलॉजर को ढूंढे और इधर लोग परेशान, दोनों को मिला दिए, एक आइडिया। आज करोड़ों की 2000 करोड़ की कंपनी है एस्ट्रोटॉक। तो आप ये देखिए ये जो आइडिया है यही चंद्रमा, ये जो आइडिया है यही क्या है, ये आप ये देखिए यही चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा हमारा जितना अच्छा होगा, चंद्रमा हमारा जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे हमारे माइंड में आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव हम कुछ करेंगे, जैसे कुछ अलग करें, ठीक है। तो जितने भी अलग करने वाली चीजें रहती है, जैसे आज के सामने लोग हैं कि नया नया स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, ये नया काम कर रहे हैं, वो नया काम कर रहे हैं, ये सब चंद्रमा, माइक ऑफ करें, ये सब चंद्रमा। तो चंद्रमा से संबंधित करियर हमने आपको बता दिया। चंद्रमा का मतलब अगर अच्छा है, ये आप लोग गारंटी है कि कम से कम पर्याप्त जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति मिलती ही मिलती है अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है। अगर चंद्रमा अच्छा है और पैतृक
स्थिर संपत्ति में जमीन मिलेगी ही मिलेगी, कम से कम 10, 20, 50 बीघा या उससे ज्यादा ही जो एक एवरेज होता है जिस हिसाब से है, तो पर्याप्त जमीन अगर आपको मिली है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि चंद्रमा आपका अच्छा है। ठीक है, तो व्यापार हो गया, चंद्रमा संबंधित कर्म हो गया। चंद्रमा संबंधित पता है कौन से, जैसे आजकल बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 करोड़ है, ठीक है, अब आप लोग 10 लोग आए, अपना आइडिया, जैसे एक उसमें आता था शार्क टैंक करके एक आता था, है ना, सीरियल है, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, शार्क टैंक, ठीक है। उसमें क्या होता था, वो लोग सब बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे रहते थे, लोग अपने आइडिया बताते थे, ये ना होता था, अपने आइडिया बताते थे और उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते थे, यही है चंद्रमा। और वो जितने भी बैठे थे सब आपने देखिए कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के मालिक थे। तो ये जो 1000 करोड़ के मालिक बने, ये क्या है, यही है चंद्रमा। वो लोग मतलब ठीक है, हमने तुमको दिया, 100 का 200 बना के दो, 200 का 500 बना के दो, ऐसे ही पैसे से पैसे बनते हैं। तो ये चंद्रमा वालों का व्यापार होता है। चंद्रमा वाले कभी भी नहीं सोचते कि मैं मेहनत करके मैं वही 10 से 5 वाली नौकरी करूं और महीने के अंत में मुझे 50,000 रुपए ला दो। चंद्रमा वाले ऐसा कभी भी नहीं करते। अगर प्योर चंद्रमा वाले हैं तो साल 2 साल के लिए परिस्थिति बस भले कर सकते, लेकिन उनका मन आगे बढ़ा पाते। तो चंद्रमा का मैरिड लाइफ हो गई, करियर हो गया, सोच विचार इत्यादि हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखिए चंद्रमा के रोग। चंद्रमा वालों को सबसे पहले आप ये देखिए मानसिक रोग से पीड़ित होगी। चंद्रमा वाले का मतलब अगर चंद्रमा किसी का पीड़ित है, ठीक है, तो आप ये देखिए इनकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी रहेगी, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, इनके ये हंसना भूल जाते हैं। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो चंद्रमा हंसने तक का मोहताज बना देता है कि पूर्ण रूपेण हंसना भूल जाते हैं। और चंद्रमा अगर पीड़ित है, ठीक है, चंद्रमा जितना पीड़ित होगा उतना ही व्यक्ति के अंदर एक अकेलापन रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए हम सब प्रकृति है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए। क्या चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, कोई साथ हो जीवन में, ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखिए जो प्रेम और साथ चाहिए, ठीक है, तो चंद्रमणि जी दुखी मत होइए, आपके भी साथ कोई होगा या होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये देखिए हर एक व्यक्ति को जो साथ चाहिए, तो ये चंद्रमा ही है। जब चंद्रमा रहेगा तो हमें एक साथ, एक सपोर्ट रहेगा। और जब आप ये देखिए चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो हमेशा मन में अकेलापन रहेगा। आप लोग भी जानते होंगे या ऐसा रहता है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनके पत्नी भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, बहुत कम नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स के चक्कर में आप लोग मत रहेगा दीपक तिवारी जी, नहीं तो सब महादेव हो जाएगा। जितना हम यहाँ बता रहे हैं सब अच्छे से सुनिए, धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से प्रेम से सुनिए। नोट्स ही चाहिए तो फिर क्या है, फिर नोट्स ही हम दे देते हैं और फिर आगे चलते नवग्रह के। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये देखिए कि चंद्रमा जितना अच्छा होगा पूर्व में, उतना ही हमारे मन में कभी भी अकेलापन नहीं होगा। अगर चंद्रमा हमारा पीड़ित है, अब आप मान के चलिए चंद्रमा शनि के घर में बैठ गया, ठीक है, चंद्रमा शनि के घर में बैठ गया, पापी ग्रह से दृष्ट हो गया, अमावस्या के आसपास का हो गया, तो ऐसे लोगों के मन में हमेशा अकेलापन ही तो रहेगा। उन लोगों को अगर कोई जीवन में आता या आती भी है, वो कुछ समय के लिए आएगा या आएगी, और जो आएगा वो भी कष्ट देने के लिए आएगा। भाई कष्ट देने के लिए तो कोई चाहिए। आप मान के अपने जीवन में सुखी है, ठीक है, अब ग्रहों को नहीं पसंद है आप सुखी रहेंगे, तो कोई आएगा जीवन में और आपको एकदम पूरा हिला कर चला जाएगा, तो फिर आप एकदम पीड़ित रहेंगे। तो आप ये देखिए जो हमारे मन में अकेलापन रहता है, जीवन में जो अकेलापन है, यही चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो। और अगर चंद्रमा अच्छा है तो हमारे जीवन में हमेशा आसपास हमारे मित्र या चंद्रमा जिनका अच्छा रहता है, आप ये देखिए उनके 1000 मित्र रहते हैं। और ऐसे मित्र रहते हैं कि कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है। तो अब आप ये देखिए उससे बड़ा और क्या चाहिए, मतलब है, मतलब कितने हजारों करोड़ रुपए लो बेटा, ये है राज। अब जय शाह अमित शाह ने मान लीजिए मेहनत किया, जेल भी गए हैं, सब चीजें किया, संघर्ष देखा, कष्ट देखा, सब कुछ देखा, मानते हैं बिल्कुल, ICCI सब मिल गया जो, लेकिन जय शाह ने कौन सा कष्ट देखा? अब संभालेंगे क्या, वो तो ठीक है, सब संभलता, संभालेंगे बस पैसा संभालेंगे। तो ये होते राजयोग, समझ रहे कि नहीं? तो इस प्रकार ये राजा रानी और आराम से राजयोग घूमते हैं, ठीक है। हम लोग तो सब शनि वाले में आएंगे, हम लोग सब नौकर वाले में आएंगे, जब लास्ट में हम लोग शनि ग्रह पे चलेंगे ना, तो हम लोग सब शनि वाले में आएंगे, ठीक है। तो चंद्रमा मतलब समझ गए, करियर इत्यादि में सब चीज इनका बहुत अच्छा होता है, नए नए क्रिएटिविटी। चंद्रमा वाले बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा वाले बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी, चंद्रमा वालों को लिखने का शौक होता है। अगर चंद्रमा अच्छा रहता है तो आप देखिए कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, है ना, क्रिएटिविटी रहती है। तो इस प्रकार चंद्रमा बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा वाले की शिक्षा दीक्षा आप
अपना 6,000 7,000 करोड़ खर्चा हो गया। तो आप ये देखिए कि जिस भी प्रकार से मून रूपेण चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा तो चंद्रमा वाले ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, इनका थोड़ा सा वो फिर अपने बिजनेस इत्यादि में जितने आप देखिए दूध की डेयरी हो गई, जितने किराने की मतलब सॉरी दूध की डेयरी हो गई, जितना मिठाइयों की दुकान हो गई, जितने इस प्रकार के काम रहते हैं वो सब चंद्रमा संबंधित रहते हैं। दूध इत्यादि तरल पदार्थ संबंधित पानी का वो हो गया, जो पानी का फिल्टर वगैरह सब सारी चीजें जितने भी होता है तो सब चंद्रमा से संबंधित। तो चंद्रमा हमारे जीवन का आप ये देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के रोग आपके देखिए आप ये देखिए सबसे पहले मानसिक तनाव, जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं सब चंद्रमा पीड़ित होते हैं। जितने भी लोग जीवन में नकारात्मक या आप लोगों की यदि कोई नकारात्मक है तो आप ये समझ जाए कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। हमेशा गुरु जी नकारात्मक ही ख्याल आते रहते हैं, गुरु जी कोई है ही जीवन में, ना पैसा है, ना धन है, ना घर परिवार है, ना जीवन में कुछ नहीं है, खाली एकदम अकेले हैं। फिर संन्यास ले लीजिए, फिर चंद्रमा ही है, सही है कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि जो लोग सन्यासी बनते हैं उन लोगों का चंद्रमा इसीलिए वो रहता है क्योंकि उन लोगों का वैसे तो कुछ नहीं रहता। ठीक है, आज के समय में तो सन्यासी मुंह की बात नहीं करते, ठीक है। अब आप ये देखिए चंद्रमा क्या है, मानसिक रूप से सारी चीजें हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ जो पागल होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, कुछ कोई पागल होते हैं, ठीक है, तो वो भी चंद्रमा में आएंगे। पागल हो जाना मतलब मानसिक रूप से खराब स्थिति होना, ठीक है, वो सब चंद्रमा में आएंगे। इसके साथ जितना भी आप ये देखिए कि प्रकृति से संबंधित अर्थात छोटे रोग होते हैं, छोटे रोग इस प्रकार से वायरल फीवर होना, बुखार होना, सर्दी जुकाम होना, 12 महीने लगे रहना, ये सब भी चंद्रमा में आएंगे। श्वास से संबंधित परेशानी, यदि किसी को बिल्कुल डिप्रेशन में चंद्रमा में हुए, डिप्रेशन के बाद ही तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। डिप्रेशन मतलब काइंड ऑफ बची हुआ आत्महत्या, यही सब चीजें, ठीक है। तो तनाव, जब तनाव बढ़ता है व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाने का व्यक्ति आत्महत्या भी हो जाता है, ये सब प्रोसेस है। तो आप ये देखिए कि बिल्कुल इसीलिए हमने आजकल के सन्यासी जो वास्तव में सन्यासी हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। आजकल के 24 घंटे एसी में रहने वाले और इनोवा फॉर्च्यूनर से चलने वाले सन्यासी की बात हम कर ही नहीं रहे। तो आप ये देखिए कि जितना भी चंद्रमा है, साइनस इत्यादि हो गया, श्वास से संबंधित परेशानी हो गई, ठीक है, गले से संबंधित परेशानी हो गई, आप किसी को टॉन्सिल हो गया, किसी को जीभ जिह्वा से संबंधित परेशानी हो गई, हमेशा जेबों में आप देखिए छाले इत्यादि रहते हो, शरीर में पानी इत्यादि की कमी हो, ठीक है, हमेशा होठ सूख जाना, ये लक्षण है। अगर किसी का हमेशा होठ सूख रहे हैं इसका मतलब उसका चंद्रमा पीड़ित है। अगर किसी के होठ सूख रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखिए ठंड में तो सबके सूखते हैं, ठीक है, ये चीज ऐसा नहीं हो। जिसका चंद्रमा खराब है आपको गर्मी में भी ठंड में भी हम उसमें सब चीजें, ठीक है। तो आप ये देखिए जो हमारा एक मतलब जब भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो जो आप आंतरिक रूप से गले संबंधित जितनी चीजें रहती है, ठीक है, वो सारी चीजें जैसे किसी को अगर गले इत्यादि का कैंसर हो, वो चंद्रमा इत्यादि सब चीजें पीड़ित रहेगा। तो चंद्रमा अगर पीड़ित आप देखिए तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ मतलब सब चीजें समस्या इत्यादि बनी रही, ठीक है। और श्वास से संबंधित हो गया, गले से संबंधित हो गया, ये सारी चीजें चंद्रमा अगर पीड़ित है तो बाएं आंख से संबंधित भी हमेशा हमें परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीजें चंद्रमा रोग व्याधि और बहुत सारी चीजें देते हैं। चंद्रमा आप ये देखिए हमारे जीवन में मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तभी हमें जीवन में राजयोग मिले, और अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप ये देखिए हमें जीवन में राजयोग नहीं मिल सकता, ठीक है। चंद्रमा मतलब माँ का आशीर्वाद। अगर आप लोग का चंद्रमा किसी का पीड़ित है, दूसरी इसका तात्पर्य जाने अनजाने में से आपने अपनी माता का बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, माता के प्रति बहुत ज्यादा कुछ गलत है। अब आप ये देखिए कई लोग ऐसे होते हैं अपनी माता को यदि कष्ट देते हैं, कई लोग अपनी माता को गाली तक देते हैं, ये भी हमने सुना है। कई लोग अपनी माता से गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं। कई लोग माता का मतलब माता समान स्थिति की हो गई। अगर आपसे कोई बड़ी महिला है, अगर उनके प्रति अगर कोई खराब विचार, गलत विचार है, अगर कोई अश्लील विचार, आपको इस प्रकार की सब चीजें हैं तो क्या होता है, चंद्रमा पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा वालों को ना प्रकृति से बहुत प्रेम होता है। चंद्रमा वाले अगर हैं तो आप ये देखिए वो लोग प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। उनको कहाँ अच्छा लगेगा, उनको नेचर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए चंद्रमा पेंटिंग हो गया, ठीक है, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं ये भी चंद्रमा में आएगा, ये भी कला है, ठीक है। इसके साथ साथ लेखन कला हो गई, ठीक है, और भी मतलब कलाओं से संबंधित भी चंद्रमा रहते हैं ना सही। लेकिन चंद्रमा वाले आप सबको पता होगा शौकीन मिजाज, रानी राजा रानी जैसे जीवन रहता है वैसे चंद्रमा अपने डिपेंड रहते हैं। हर प्रकार आप ये देखिए अगर माता गलत व्यवहार करे तब भी तो आपका चंद्रमा पीड़ित हुआ। तो भाई आपको ऐसी माता मिली कि वो गलत व्यवहार कर रही है, लेकिन आपको अपना चंद्रमा सही करना है। आप ये देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी माता से बात तक नहीं करते, तो एटलीस्ट कम से कम 2 दिन में 4 दिन में अपनी कम से कम माता से अपनी बातचीत कर लीजिए, हाल चाल लीजिए, उनका स्वास्थ्य ठीक है, खराब है, कैसा है, उनसे पूछ लीजिए सब चीजें। तो आप लोग अपने चंद्रमा को स्वयं मजबूत कर सकते हैं। डेली चंद्रमा के
करके डेली आप लोग डेली ज्योतिष पढ़ रहे हैं और इतना हमको 100% पता है यहाँ जितने भी आप लोग हैं मतलब उनमें से 98% आप लोग देखिए सब कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित और मानसिक रूप से और दुखी दोष वाले हैं अधिकतर 98% लोग। तो आप लोग कम से कम आप देखिए डेली कम से कम 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करिए। ध्यान के जरिए हम अपने चंद्रमा को थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा नेगेटिव भी है तो आप ये देखिए ध्यान मेडिटेशन ऐसी कला, ध्यान और ध्यान के बाद मौन, जितने मिनट ध्यान हो उसका डबल मौन। 2 मिनट ध्यान कर रहे हैं 4 मिनट मौन, ये चीज़ है। तो इससे आप देखिए आपका मन इतना शांत होगा, इतना अच्छा आपको होगा। ध्यान कहीं भी आप कर सकते हैं, रात में 3 बजे कर सकते हैं, 2 बजे कर सकते हैं, जब पूर्ण आपके आसपास का माहौल वातावरण शांत हो। ये नहीं कि नहीं जिसको और आप ध्यान करें तो ध्यान हो पाएगा ना, ठीक है। हर प्रकार से यहाँ पे देखिए जब पूर्ण वातावरण हो, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, रात मिले, कभी तो हर प्रकार से आप लोग ध्यान करिए, डेली चंद्रमा के दर्शन करिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप डेली माता और माता समान स्त्रियों का हमेशा ही सम्मान इत्यादि मूवमेंट करिए। देवी माता को हमेशा अपने मूवमेंट को प्रणाम इत्यादि करते रहिए। शिव जी को हमेशा ये आप प्रयास करिए कि आप ये देखिए शिव जी को दूध अवश्य अर्पित करें, कच्चा दूध जो होता है शिव जी को अवश्य अर्पित करें। इससे भी आप देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा वो रहता है। गर्मी में या कहीं भी तो भी आप देखिए है ना, पानी के वो जीव जंतु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि रखिए, पानी इत्यादि उनके लगाइए। तो चंद्रमा से धीरे धीरे आपका इतना मन शांत होता जाएगा। सबके चंद्रमा मतलब संतुष्टि, चंद्रमा मतलब आप देखिए अगर चंद्रमा आपका अच्छा है आपको जीवन से संतुष्टि हो जाती है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, ठीक है। तो चंद्रमा बहुत ही अच्छा ग्रह है। चंद्रमा पैसा, घूमना फिरना सारी चीज़ें हैं। चंद्रमा छोटी मोटी यात्रा भी कराता है। चंद्रमा अगर कोई यात्रा करा रहे तो कैसी यात्रा होगी, आपकी हनीमून की यात्रा होगी। आप अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने जा रहे हैं, ये वाली चंद्रमा यात्रा कराएगा। चंद्रमा ऐसी काम वाली यात्रा नहीं कराएगा कि काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं विदेश का। चंद्रमा मतलब घूमना फिरना, एंजॉयमेंट की साइड। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इस ग्रह के बारे में चंद्रमा लिखना देख रहे हैं। 8:53 अभी हमने अब आप देखिए समय पूरा हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें इसीलिए एक ही ग्रह चल पा रहे, इसलिए आप लोग समय से आइए। आज तो हमने कुंडली बता दी ताकि सबको ताकि एक ग्रह तो हो जाए, ऐसा ना हो एक ग्रह 2 दिन चले। नहीं अभी भी बचा भी है पूरे चंद्र में बहुत चीज़ है अभी। चीज़ें बची भाई तो हमको बहुत चीज़ें बची हैं, लेकिन इसलिए समय को देखते हुए बाकी जो बचा होगा और चर्चा में जो आप लोग प्रश्न करेंगे तो और चर्चा में कल हो जाएगा। तो स्टार्ट में प्रश्न ना करें तो ही ग्रह चलेगी ठीक से। बिल्कुल इसलिए आप लोग जो भी प्रश्नों का अंतिम में रखिए, स्टार्टिंग से बस पूर्ण रूप में हो, क्योंकि आप देखिए चंद्रमा बुद्धि बाकी जो ग्रह उनका सब कुछ बहुत लंबा है, बहुत ही बड़ा। तो इस वजह से ग्रहों के बारे में आप देखिए मतलब ऐसे एक व्यक्ति को आपने जाने आप लोग अब आपके मन मस्तिष्क में चंद्रमा की छवि बन गई, चंद्रमा वाले लोग कैसे हो, चंद्रमा की छवि बन गई। बस आपको यही देखना है। अगर आपने चंद्रमा वाले को देखा, अगर आप उस व्यक्ति को देखकर समझ गए भाई ये चंद्रमा है, ठीक है। ये चीज़ नवरात्र के लिए भी हम फोन कर देंगे, अर्थात नवरात्र 3 ऑप्शन आपके सामने उसमें ग्रुप में डाल देंगे कि किस प्रकार किया जाए। यदि आप लोग सब लोग अवेलेबल रहेंगे तो व्हाट्सएप पे कर देंगे, सब लोग अवेलेबल रहेंगे तो हम लोग 9:30 से 10:30 की क्लास कर सकते हैं, ताकि क्लास भी हमारी कंटिन्यू चलती रहे। या अगर कई लोग का ऐसा रहेगा कि नहीं क्योंकि नवरात्र में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, अगर सभी लोगों का ऐसा होगा तो उस प्रकार से फिर किया जाएगा। अगर ऐसा होगा पूरी रात में कर सकते हो, अगर कई लोग का ऐसा होगा नहीं कुछ यही समय चलने दीजिए, तो फिर 3 ऑप्शन रहेंगे, तीनों में से हम वोट कर देंगे। जो जिसका अपना वोट कर दीजिएगा, जो वोट ज़्यादा होंगे उसी का चयन किया जाएगा। क्वेश्चन है जी मेरा। चलिए ठीक है, तो प्रश्न आप लोग ज़्यादा चंद्रमा से संबंधित अभी प्रश्न तो कल आप लोग पहले और प्रश्न अगर हो नहीं मेरा गुरु जी अलग है थोड़ा सा। गुरु जी एक कुंडली आई थी मेरे पास, उसमें ना 1964 की स्त्री की है जी, और वो कुंभ लगन की पत्रिका है गुरु जी। उसमें ना जो उसके पति है वो दूसरी स्त्री के साथ में रहते हैं शादी करके, और उसका तलाक नहीं हुआ अभी। और जो शनि है वो लगन में है गुरु जी, और जो सूर्य है सप्तम भाव के कौन सी लाइन? कुंभ लगन है गुरु जी। अच्छा अच्छा, कुंभ लगन है और सूर्य है उसके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है वो 9वें भाव में है। और सूर्य तो महिला का जन्म 1964 का 1964 का हाँ जी 1964 का है। वो आते तो है उनके पति जैसे उसके लड़के की शादी में ही आए थे, एक ही शहर में रहते हैं, घर अलग अलग दोनों को बना के दे रखा है। अब उनका सवाल ये था गुरु जी कि वो मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए आपने देखा कि भाई आपने इसे योग सबसे पहले देखा है ना, तो सूर्य है, ठीक है, सूर्य साथ के घर में बैठा तो रूपेण आपने देखा। तो ऐसी स्थिति में
थोड़ा सा वो अलग सूर्य गुरु जी सूर्य है नवम भाव में, शुक्र के घर में। जो नवम में भी है, तो आपने ये देखा पूर्व में आपने देखा भाई निम्न का मतलब आगे हम लोग चलेंगे तो ग्रह के बारे में निम्न का है। निम्न का बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो वही चीज हाँ है, जी। इसके साथ साथ एक दशा देख लीजिए। अब अगर ऐसी कोई दशा चल रही है दशा शनि की चल रही है गुरु जी, और राहु की अंतर्दशा है उसमें। तब तो मुश्किल सकती है, नहीं दिख रहा है। और गुरु जी और आगे चर्चा करेंगे तो वो भी होगा। गोचर में भी सूर्य अष्टम भाव में केतु के साथ चला गया गुरु जी। तो मना ही करिए उनके आपको वैसे तो अब मना किस तरीके से किया जाए गुरु जी, कि ये बोला जाए कि स्थिति अनुकूल नहीं है अभी, कैसे उनको मना आप किया ऐसे जाए? बोलिए, देखिए वो जो योग संयोग है उससे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। अब 1964 लगन में तो आप देखिए वैसे लगभग 60 साल की हो गई है, हाँ जी, है हाँ ना? जी। ठीक है भाई, आपको बोले तो आप उनको बोलिए कि आप अपना जो ध्यान है वो धर्म धर्म पूजा पाठ अध्यात्म में लगाइए, बाकी सब हरि भजन करिए। अब और क्या कीजिए? क्योंकि हाँ, ये प्रश्न अगर 24 हाँ, ये प्रश्न अगर 24 इस प्रकार। चलिए और बाकी प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न है, बोले गौरव जी, प्रश्न बताएं। गुरुजी मैंने ये पूछना था कि कलंक का स्थान छठा हुआ ना? बिल्कुल, आपने देखिए 6 हुआ, 8 भी हुआ, 12 भी हुआ। 6, 8, 12 ये सब जैसे मतलब 3 भाई होते हैं, सबसे बड़ा भाई 12 हो गया, उससे छोटा 8वां हो गया, उससे छोटा 6ठा हो गया, है ना? तो आपने देखिए 6ठा भाव को इसको शुरुआत करने वाला है ना? अष्टम भाव उस चीज को घटना दुर्घटना, जैसे मान के चलिए अष्टम भाव अगर रहेगा तो कैसा कलंक देगा कि मान के चलिए भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, अचानक गलती से उस लड़की को टच हो गया, अब उसने कलंक लगा दिया कि भाई इसने मेरा हिट कर लिया है, इस प्रकार कोई गलत इल्जाम लगा दिया। अष्टम भाव अचानक उस व्यक्ति को समझ भी नहीं आया हुआ, अचानक षष्ठ भाव ऐसे हुआ और 12 भाव लंबा। गुरुजी एक चीज आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ा रहे हो तो ज्योतिष में तो मेन यही है, जिसको लॉजिक लगाना आ गया तो मतलब बढ़िया वो अच्छा चलेगा। और धीरे धीरे आपसे लॉजिक लगाना सीख रहे हैं। और मेन मैं द्वादश भाव में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कई बार, पर आज वो भी क्लियर हुआ कि दूसरे स्थान पे जाएगा तो बढ़िया करेगा। और अष्टम में गुरुजी का चंद्रमा अपने घर पे बैठा, राहु साथ में है, तो क्या विरक्त भाव होगा, स्वार्थ भाव नहीं होगा। अब आप देखिए गौरव जी कि अष्टम भाव किस चीज का भाव है? मोक्ष। और चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन। आज हम लोगों ने चंद्रमा के विषय में पढ़ा, चंद्रमा हमारे मन का। अब मन का कारक मोक्ष वाले भाव में बैठ गया, विरक्ति वाले भाव में, तो मन में हमेशा क्या रहेगी? विरक्ति। मन में हमेशा अकेलापन रहेगा। ऐसे चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, ऐसे लोगों को और विरक्ति का बात ऐसे नहीं आएगी कि हम धर्म अध्यात्म में चले गए ना। ऐसे लोगों को एक दो बार पृथ्वी पर धोखा मिलेगा। क्या मिलेगा? आप देखिए धोखा मिलेगा, मन कहीं ना कहीं जीवन से या लोगों से निराश हो जाएगा। तब उस व्यक्ति का मनोभाव क्या हो जाएगा कि भाई इस दुनिया से तो पूरी दुनिया में सब धोखेबाज है, हमको विरक्ति मिलेगी। तब विरक्ति मिलेगी। क्योंकि दो प्रकार की होता है ना। देखिए एक अध्यात्म ऐसा रहता है, एक अध्यात्म ऐसा रहता है कि व्यक्ति का अपने आप मतलब सब कुछ है, लेकिन फिर उसका मन मस्तिष्क अध्यात्म में जा रहा है। और दूसरा 98% लोग अध्यात्म में विरक्त में कब आते हैं? वो जब पूरी दुनिया से धोखा खा लेते हैं, जब पूरी दुनिया से धोखा खा लेते हैं, जब पूरी दुनिया से टूट जाते हैं, जब थक हार जाते हैं कि कहीं कुछ नहीं मिला, तब विरक्ति में क्या आ जाते हैं? अध्यात्म में आते हैं। तो 98% ऐसे लोग हैं दुनिया कि जब पूरी दुनिया से हार जाते हैं, भैया कुछ नहीं बचा, पत्नी ने धोखा दे दिया, पैसा भी नहीं है, घर परिवार भी नहीं है, कुछ नहीं बचा जीवन में। अब चलो अब बाबा बनते, अब साधु बनते हैं, तो वो वाली चीज गुरुदेव मेरा प्रश्न है, बोले सुन गुरुदेव जैसे आपने ये जो ग्रहों का आज से प्रारंभ हुआ है अपना, तो आपने जैसे द्वादश भाव का वो दिया था, चार्ट दिया था, वैसा कोई उसका चार्ट भी मिलेगा क्या अपन को? मिलेंगे नोट्स हम देंगे, ऐसी बात नहीं। हमने भी कहा है बस वही जानकारी के हम अपने बिल्कुल हम अपने बात के ऊपर फोन पर एडिट नोट्स देंगे। लेकिन आपने देखिए नोट्स में कितना हो पाएगा आप समझ रहे, जैसे हमने आज बताया, तो अभी इतना ही और भी बाकी है लगभग चंद्रमा का। नहीं गुरुदेव उसमें क्या है, जैसे उसमें हम समझ लेते हैं, तो बिल्कुल हम समझते हैं, इसीलिए वो तो हम देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हम देंगे बिल्कुल हम भेज देंगे एक दो दिन में आजकल में बिल्कुल देंगे। लेकिन इसीलिए प्रयास पूरा आप लोग करिए कि क्लास अटेंड करें, उससे उसमें क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा, ठीक है? चलिए और गुरुदेव आपके पास एक पर्सनल मेरा मैसेज चला था, बस अब आजकल ही बिल्कुल उसका करेंगे। जी गुरुदेव। जी गौरव जी, हाँ बोले गौरव जी, फिर संजय जी बोले गौरव जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि
जैसे कई बार कहते हुए ऐसे सुना है कि जो चंद्रमा होता है वो नीचे के भावों में नहीं होना चाहिए, ऊपर के भावों में होना चाहिए। उससे क्या तात्पर्य है? उससे उससे तात्पर्य मात्र इतना है कि जो बुरे भाव है, आप ये देखिए बुरे भाव कौन से हैं, 6, 8, 12। तो 6, 8, 12 में चंद्रमा, अब 6, 8 भाव कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, राइट। 6 और 8 अष्टम भाव आप ये देखिए नीचे आते हैं। तो इसीलिए 6, 8, 12 बस इनमें नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से इनका चंद्रमा बहुत मतलब ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे मन का कारक है ना। अब आप ये देखिए मन का कारक बुरे भाव में बैठ जाएगा, 6, 8, 12 तो नेगेटिव भी देगा। इसलिए कहा जाता है कि 6, 8, 12 में इसके अतिरिक्त कहीं भी आ सकता है, जो कहते हैं कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ये गौरव जी बहुत आगे का विषय है, आप इसको अभी वर्तमान में कर रहे हैं। सिर्फ हमारा इतना है कि भाई चंद्रमा कहाँ बैठे, क्या ये बहुत आगे का विषय। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? एक सेकंड, प्रगति जी का प्रश्न है, चंद्रमा में जिसके घर में होता है उसका अच्छा करता है क्या, उसका नजर अच्छा रहता है? नहीं, ये डिपेंड करता है चंद्रमा किसके घर में है। आप ये देखिए, अगर चंद्रमा अच्छे घर में बैठा है, केंद्र में बैठे हैं चंद्रमा, त्रिकोण में बैठे हैं और अच्छे स्वामी होकर बैठे हैं और पक्ष बली है, तो वो चंद्रमा बहुत अच्छा करेंगे, हमें धन मान सम्मान सब कुछ देंगे, सब घर के साथ सब चीजें देंगे। ठीक है, तो ये चलिए, और हाँ, संजय शर्मा जी बोले, फिर मिले बोले संजय शर्मा जी भगवान होकर बैठा है भगवान, और चंद्रमा अपने घर का उचित बैठा है और फिर चंद्रमा ठीक है, जब बलवान होकर बैठा है, पक्ष बली भी है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस इतना कराएगा थोड़ा सा कि बार बार चंद्रमा माता ये सुन थोड़ा सा माई ज्ञान दत्त जी क्या दिक्कत है, ज्ञान दत्त जी माइक ऑफ कर, ज्ञान दत्त जी ठीक है। तो उस स्थिति में आप देखिए माता से आप थोड़ा बहुत माइनस करा सकते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह जिस राशि में बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उस ग्रह को सभी का फल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चलिए भाई आपके घर में आप कोई भी 3 लोग हैं, भले एक आपके परिवार वाला है, एक पड़ोसी है और जिसको आप एक नहीं जानते, लेकिन आपका उन तीनों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से आप देखिए, अगर वो 12वें घर में बैठा है चंद्रमा, तो 12वें घर का भी फल देगा, भले थोड़ा। अगर अच्छी स्थिति में बैठा तो उसका फल देगा ही देगा, जिस ग्रह के साथ बैठा उसका पूरा खेल जो है बल का है। अगर कोई ग्रह कहीं भी बैठा है, अगर 2-3 ग्रहों के साथ बैठा है, कैसी स्थिति में बैठा है, पूरा खेल जो बल का। तो जितना बलवान होकर जो ग्रह बलवान होकर बैठेगा उसी का बल देगा। नीलेश प्रश्न बता दीजिए जी, नीलेश प्रश्न बताए। ये कहाँ से देखेंगे चंद्रमा पीड़ित है या अच्छा है, वो ये कहाँ से देखेंगे? अभी तो हमने इसलिए मात्र इतना बताया पक्ष बल। अभी आप सिर्फ पक्ष बल देखिए, चंद्रमा जितना पूर्णिमा के आसपास का रहेगा उतना बलवान माना जाएगा, और चंद्रमा जितना आप ये देखिए कि अमावस्या के आसपास रहेगा उतना कमजोर माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए पूरे वहाँ पहुँच गए 6, 8, 12 जी, और चंद्रमा क्या है, रानी है। आप ये देखिए, और 6, 8, 12 क्या है, जेल। तो चंद्रमा जैसे अभी किसी जातक के शायद से बोला था कि चंद्रमा अष्टम भाव में अगर हो जाए, तो आप ये देखिए कि अष्टम भाव क्या होगा, जेल हो गया। चंद्रमा अगर अष्टम कर गया मतलब रानी को जेल में कैद कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए चंद्रमा 6, 8, 12 में ना बैठे और अमावस्या के आसपास का ना हो। अभी आप इतने से समझिए कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो चंद्रमा गुरुजी वो डिग्री से भी देखते हैं क्या? कई लोगों का तो देखा है वो आगे धीरे से आगे डिग्री से भी देखेंगे, नक्षत्र से भी देखेंगे, आगे सब देखेंगे, लेकिन धीरे चलिए विनय जी बता जी सर, हमारा एक प्रश्न है सर कि चौथे भाव का स्वामी जो है जी, वो 5वें भाव में बैठ रहा है, यानी कि कर्क राशि हो गई सर, और उसका स्वामी चंद्रमा भी उसी में बैठा है और वो शनि के साथ बैठा है सर, तब कैसे? तो मतलब मीन लग्न की पत्रिका और बुध चंद्रमा शनि एक साथ जी है ना? बुध नहीं सर, चंद्रमा सर। नहीं, तो आपने बोला ना कि चौथे घर का स्वामी, आपने बोला कि 5वें में बैठा है, आपने ये बताया अभी जी। तो चौथे घर का स्वामी कौन होगा मीन लग्न में? सर बुध होगा सर। बिल्कुल। तो फिर या तो चौथे घर का स्वामी नहीं बैठा है, या तो फिर बुध वहाँ पंचम में नहीं मतलब बैठा है। जैसे वहाँ बुध भी बैठा है पंचम में, नहीं सर, केवल चंद्रमा से। तो जब चंद्रमा शनि है तो चौथे घर का स्वामी, आप ये कैसे मतलब आप बता रहे हैं कि चौथे घर का स्वामी बैठा है वहाँ चौथे भाव का स्वामी जी सर, सर चौथे इनकी हम लोग जो चौथे भाव की चर्चा कर रहे जी विनय जी, बस यही चीज आपको थोड़ा सा क्लियर, हम समझ गए, समझ में गए सारी चीज, हम समझ गए, यही चीज आपको थोड़ा सा क्लियर, उसको आप क्लियर करके देखिए। जो
भाव का स्वामी किस ग्रह को हम बोलेंगे, भाव का स्वामी कौन होगा। आप ये देखिए, पहले आप लग्न से गिनिए कि चौथा घर कहाँ आ रहा है। पहले आप लग्न से गिनिए 1 2 3। पहले घर में बताइए कौन सा नंबर आ रहा है, 12। 12 आ रहा है। ठीक। दूसरे घर में 1 आ रहा है। तीसरे घर में 2 ठीक है। चौथे घर में 3 तो चौथे घर में कौन सा नंबर आया, 3 नंबर आया। 3 का स्वामी कौन है, 3 का स्वामी बुध, 3 6 का स्वामी 3 6 का स्वामी बुध। आप समझ गए। तो इसका तात्पर्य ये ना हुआ कि भाई चौथे भाव का जो स्वामी होगा वो तो बुध होगा। तो आप इसलिए ये नंबर उसमें कंफ्यूज मत होइए। हमेशा हम लोगों को विनय जी बहुत एकदम एक लाइन एकदम स्पष्ट है, जिस घर में जो नंबर होगा उस नंबर का स्वामी ही उस घर का स्वामी होगा। जैसे चौथे घर का स्वामी कौन हुआ आप बताइए, बुध हुआ। चंद्रमा नहीं हुआ, चंद्रमा नहीं हुआ। चंद्रमा चौथी राशि का स्वामी हुआ, जिसको हम लोग कर्क राशि बोलते हैं। अब आप ये बताइए 5वें घर में कौन सा नंबर है, 4 नंबर तो 5वें घर का स्वामी कौन होगा, चंद्रमा होगा। हाँ चलिए। छठे भाव का स्वामी कौन होगा, सूर्य होगा। हाँ। अब बताइए 10वें घर का स्वामी कौन होगा, 10वें घर का स्वामी बताइए। तो शनि होगा सर। फिर से आप फिर से देखिए, आप आराम से देखिए, आप कोई जल्दी नहीं, आराम से गिनिए। 10वें घर का स्वामी कौन होगा, शनि। नहीं शनि नहीं होगा सर, 9 नंबर होगा सर। तो कौन होंगे, 9 नंबर इसका राशि स्वामी तो सर गुरु होगा सर। देखो विनय जी इसीलिए मैं बोला, आप लोग अगर बेसिक राशि स्वामी का नहीं आते तो आगे मतलब फिर बहुत दिक्कत होगी विनय जी। जैसे अभी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है ना, तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले आप कम से कम 10 पत्रिका अपने सामने रखकर इस भाव का स्वामी कौन है, जैसे वहाँ की देखिए, आप अपने पास कुंडली पर नजर देखिए, हम बताते हैं कुंडली पर नजर देखिए आप, ठीक है। अब आप देखिए मीन लग्न की पत्रिका है, उसमें आप ये देखिए 5वें घर का स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। चंद्रमा के साथ शनि बैठा है। अब शनि आपके देखिए इस कुंडली में कहाँ के स्वामी होंगे, तो 11वें भाव के स्वामी होंगे और 12वें भाव के स्वामी होंगे, ठीक है। 11वें भाव पे अगर 11वें घर में आप जाइए तो 11वें घर में 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर के स्वामी शनि होंगे। 12वें घर पे जाइए, 12वें घर पे जो नंबर लिखा है वो 11 नंबर लिखा है, 11वें भाव के स्वामी 11 नंबर के स्वामी शनि होते हैं। तो ऐसे कम से कम आप प्रैक्टिस करिए। ये जो जैसे आप पूछ रहे हैं पंचम भाव में चंद्रमा शनि, तो इस चीज का यहाँ इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि आपका राशि स्वामी ही क्लियर नहीं है। जब तक आपके राशि स्वामी नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे चीजें समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग को कुंडली देखना समझना है ना। कुंडली का फला टेस्ट तो आपने देखिए, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना सीखना है। सबसे पहले आप 10 कुंडलियों पर पत्रिकाओं में क्या देखिए, इसका स्वामी ये है, यहाँ बैठा है, इस राशि में बैठा है, इसका स्वामी ये है, यहाँ बैठा है, इस राशि में बैठा है। तो पहले ये वाली चीज आप क्लियर करिए, क्योंकि आपने देखिए अगर ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर आगे वाला विषय आपको बहुत मुश्किल होगा, मतलब आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो अभी जैसे 2-3 दिन की छुट्टी भी थी, अब आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग 2-3 दिन का अवकाश दिया, तो कम से कम प्रैक्टिस तो करें। जिन लोगों को अगर नहीं चीजें क्लियर है तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करें, किस भाव का स्वामी यहाँ ये बैठा है इस स्थिति में। तो विनय जी हमारा निवेदन है आपसे, कृपया करके कम से कम आप 6 से 7 कुंडलियों में, है ना, मीन लग्न की हो गई, कुंभ लग्न की हो गई, हर एक लग्न में आप बनाकर देखें इस लग्न का स्वामी। जैसे अभी आपने कहा चौथे घर का स्वामी, तो ये आपने कितना गलत बोला कि चौथे घर का स्वामी बुध होगा, जमा बोल दिया, है ना। तो इसी से दिक्कत होती है। तो सबसे पहले 9-12 लिखे गुरु, 6-3-6 बुध, 10-11 शनि, 1 मंगल, 7 शुक्र, 3-6 बुध, 8 चंद्रमा, 5 सूर्य। तो ऐसे पूरा ग्रह देखिए, मतलब भाव का स्वामी ही ग्रह का स्वामी भी है, ठीक है। आप कल हम आपसे आते सबसे पहले 12 राशियों का स्वामी और कोई भी लग्न बनाकर आपको देखिए, उस लग्न में आपको दिखाएंगे, उसमें हम प्रश्न पूछेंगे आपसे कि सबसे पहले आप स्वामी क्लियर, है ना, स्वामी क्लियर करने के बाद, ठीक है। और अच्छा लगेगा बिल्कुल आप नहीं बिल्कुल आप ध्यान करके आइएगा। विश्वास जी, विश्वास जी का प्रश्न है, विश्वास जी के बाद बिल्कुल दीजिए हमारा। बोले विश्वास, बोले। पूर्णिमा का जो जातक का जन्म हो अच्छा हो, तो हमारा जन्म जो कार्तिक पूर्णिमा का है, परंतु मेरे को कोई लक्षण नहीं है चंद्रमा अच्छा होने का। सब जो बताए मतलब जो ना वो अशुभ बताए वो अशुभ टोटल है, शुभ एक दिन। तो इससे तात्पर्य कि हमने आपका पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन वो कई पापी
अष्टम भाव में वृषभ राशि सबसे अब देखिए, अब सबसे पहले तो अष्टम भाव का होगा, आपने खुद बताया है। ये देखिए, हमने बोला ना कि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते, जो ग्रह का प्रभाव 100% होगा। अब भले पूर्णिमा का चंद्रमा, लेकिन वो बैठना चाहे वो बैठ कर बहुत भाव में जाएगा, आप बताइए। अब अष्टम भाव वृद्धि भाव में बैठ गया, तो अब चंद्रमा को वहां का भी फल करना ही पड़ेगा ना। ये तो इसीलिए हम लोग ये चीज देखेंगे किस भाव में बैठा है। भले पूर्णिमा का, कई बार पूर्णिमा का होने के बाद भी ऐसा देखा गया कि पूर्णिमा के दिन तो माता नहीं है, ऐसा भी देखा। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको बताया ना कि अगर चंद्रमा हमारा पीड़ित होगा, उसके साथ साथ आप ये देखिए चंद्रमा अगर भले पूर्णिमा का होकर 6, 12 इत्यादि में बैठता है, तो कभी कभी वो भी थोड़ा सा प्रतिकूल बन जाता है ना। ये ठीक है, और गुरु जी ये जो आपने बताया प्योरिट वगैरह जो होता है वो चंद्रमा से क्या क्या प्योरिट वगैरह जिसे पानी वगैरह किया जाता है जो हाँ, मतलब पानी से बिल्कुल तरल पदार्थ उसमें भी तो सर गुरु जी ये पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो वो व्यक्ति का चंद्रमा उससे खराब होता है ना। हाँ, मतलब अगर देखिए पानी वेस्ट किया हो रहा है तो ऑब्वियस है किसी भी प्रकार से जैसे जो होता है प्योर होता है ना पानी जो गंदा होता है वो निकलता है अलग से खत्म। नहीं, तो वो तो देखिए गंदा पानी हुआ ना, वो गंदा पानी हुआ तो वो तो पानी का शुद्धिकरण हुआ। जो औरों की आप बात करें सबकी आरो वगैरह करती है, आरो वाटर वगैरह की, तो उसमें तो अभी नहीं गंदा पानी निकलता नहीं है। ठीक है, तो वो हाँ, अब उस पानी का हम लोग उपयोग करें तो उस पानी को वृक्ष में डालते हैं, पेड़ पौधों में डालते हैं, इस प्रकार से चीजें पूरा डालते हैं कि गंदा पानी वहाँ को डाल ही सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए कुलदीप जी प्रश्न बताएं, समय बहुत हो रहा है, प्रश्न बताइए। अरे नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही कुलदीप जी, प्रश्न थोड़ा सा माइक के पास लेकर आप बताएं। स्पीड बहुत ज्यादा थी, हम लिख नहीं पा रहे थे। एक तो ये करा था, अच्छा जी। और दूसरा मैं ये करा था कुछ ये जो भाव हमने पढ़े तो उसमें है ना कुछ चीजें सभी भावों में मिलती है, जैसे रहन सहन 3-4 भावों में आ गया, जैसे विवेक 3-4 भावों में आ गया, जैसे बौद्धिक क्षमता ऐसा। तो ये इनको कैसे नोट करेंगे अलग अलग? देखिए इनको कुलदीप में सब जगह का अलग सा है। देखिए आप ये देखिए जब हम लोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, रहन सहन अगर तीसरे घर में है तो तीसरे चौथे घर का रहन सहन कौन सा है। जब हम मतलब 10 साल 12 साल के रहते हैं उस समय हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे माता, कई आपने देखा भले गरीब माता पिता रहे लेकिन बच्चों को एकदम हीरो की तरह तैयार करके रखते हैं अपने बच्चों को, है ना, भले गरीब रहे। कई लोग ऐसे रहते हैं कि एकदम बच्चे ऐसे धूल में खेलते, मिट्टी में खेलते, तो एक रहन सहन होगा कि हमारे रहन सहन का तरीका मात्र कपड़ों से ही नहीं, हर एक चीज। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमारा एक रहन सहन अलग हो जाता है। फिर जब हम शादी करने के बाद है ना जॉब में अपने करियर में सेटल, वो रहन सहन अलग हो जाता है। विवेक आपके देखिए काम करने का विवेक अलग होता है, व्यवहार रखने का विवेक अलग होता है, दाम्पत्य जीवन का एक विवेक अलग होता है, राइट। तो हर एक पक्ष में एक अलग अलग हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से हर एक उसका एक अलग अलग विवेक है। तो बस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में, जैसे कर्म के क्षेत्र में आप अपने बुद्धि विवेक का अलग से प्रयोग करेंगे। अब वही विवेक का प्रयोग आप अपने घर में तो नहीं करेंगे ना, कि अपने परिवार वालों, वहाँ एक अलग विवेक का प्रयोग करेंगे। तो उसी प्रकार से बुद्धि इत्यादि ज्ञान इत्यादि होना और उस ज्ञान का किस प्रकार से हम प्रयोग करना वही विवेक होता है ना, कि उस चीज का प्रयोग कैसे करना है और कितना प्रयोग करना है। तो यही चीज है हमें देखना है, हर एक विषय जो जितने विषय हैं उतने ही विवेक। ये और दूसरा ये कहना, अभी आप पूरे लेक्चर में आप बोले कि चंद्रमा वाले ऐसे, चंद्रमा वाले तो सभी है, तो चंद्रमा वाले से तात्पर्य अच्छे को लिया जाए ना। बिल्कुल, चंद्रमा आपके देखिए भाई अच्छे को लिया जाए, इसलिए कि भाई जिसको चंद्रमा से संबंधित सभी प्रकार के सुख इत्यादि भी है ना, जिसका चंद्रमा भाई अच्छा, तभी ना उसको आपने देखिए भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको कोई नौकरी करने की जरूरत, उसका राज्य जीवन रहेगा। तो जिन लोगों के जीवन में ये लक्षण, ये सिम्टम्स लगते हो, उन लोगों का माना जाए कि चंद्रमा अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि जिसका चंद्रमा पूर्णिमा का हो जाए वो अपने आप को अच्छा मान ले, ऐसा नहीं है सब। इसीलिए जैसे हर एक चीज के लक्षण होते हैं ना, जैसे भाई कोई बीमारी है तो बीमारी के ये लक्षण हुए, ये लक्षण हुए, कैंसर के लक्षण हुए, इसी प्रकार से आप ये देखिए जिन लोगों को, इसलिए हमने हर एक चीज बताई कि जिन लोगों की कुंडली में आप ये देखिए कि चंद्रमा अच्छा होता है तो उसका मन शांत रहता है, वो मन से हमेशा प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा मतलब खुशी, हैप्पीनेस। चंद्रमा का कई लोग, जैसे हमने बताया ना कि अगर चंद्रमा जिनका पीड़ित है उनके पास सब कुछ है, वो लोग हमेशा रोते रहेंगे कि कुछ नहीं है, ये है। और जिनका चंद्रमा अच्छा है उन लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग कैसे बातचीत करेंगे कि नहीं गुरु सब आशीर्वाद, सब प्रभु की कृपा है, बहुत संघर्ष में, लेकिन तो यही होता है चंद्रमा कि अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है हमेशा खुश रहेंगे, हम जीवन में कुछ तो पॉजिटिव होगा, उस पॉजिटिविटी को लेंगे, उस सकारात्मक सोच को लेंगे, ये चंद्रमा अच्छे होने का लक्षण है। हम अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे, जितना जो ईश्वर ने दिया है कुछ तो अच्छा दिया होगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। और जिनका चंद्रमा नेगेटिव है, जो नहीं मिला वो लोग उसी के पीछे भागेंगे। और आप देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव ये रहता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली हम उसी के पीछे भागते हैं और तभी सबसे ज्यादा दुखी हो।
भाई जो चीज नहीं मिली उसी के पीछे भागेंगे, दुखी होंगे, और वही चंद्रमा खराब के लक्षण है। तो जितना मिला उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे, जीवन कितना आसान है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, काफी समय हो गया सब चीजें। आगे का भी कुछ जी किरण जी का अंतिम प्रश्न जी बोले, फिर आप लोग कल प्रश्न पूछते हैं। बोले किरण। ये बस इससे थोड़ा सा हटके है, जैसे पानी का शिवलिंग है हमारे यहाँ, उसका अक्सर पूजा करते हैं। तो जैसे मुझे असम जाना है 11 दिन के लिए, तो उसको हम साथ ले जा सकते हैं। तो उनके प्राण प्रतिष्ठा को